रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो एक जो फर्स्ट था दैट इज रिलेटेड टू राइगर मोर्टिस इन एंथ्रेक्स। सो उसके लिए जो कल आप में से किसी ने शेयर किया था कि जो फास्ट पुट्रिफिकेशन होता है जिसकी वजह से एटीपी डिप्लीशन हो जाता है, वो एक रीजन हम मेंशन करेंगे। और जो नोट्स रिवाइज किए हैं उनके अंदर मैंने ये चीज मेंशन कर दी है। दूसरा ब्रुसेलोसिस से रिगार्डिंग डाउट था कि नेचुरल मेटिंग में और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कैसे फर्क होता है। सो जो म्यूकोजा होती है सर्विक्स की दैट इज स्ट्रेटिफाइड म्यूकोजा, और यूट्रस के अंदर सिंपल म्यूकोजा देखने को मिलती है। सो यूट्रस के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इजीली दैट कैन क्रॉस दैट बैरियर, लेकिन सर्विक्स में जो स्ट्रेटिफाइड होती है वो इतना इजीली क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए चांसेस आर मोर इन केस ऑफ नेचुरल मेटिंग। ये दो डाउट थे। तो इनको अगर आपने प्रिंट आउट्स ले लिए हैं तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज जो रिवाइज्ड कॉपी आएगी उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं दैट इज रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस। अब अगर कल की क्लास आपने अच्छे से देखी है तो आपको बहुत सारी चीजें अब आपके लिए इजी हो जाएंगी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, अब एग्जाम के अंदर ट्यूबरकुलोसिस अगर आ गया सपोज और हमें नहीं आता, लेकिन एक ब्रीफ सा आइडिया है हमें कि टीबी के अंदर कफिंग होगी और किस टाइप की डिजीज होगी, तो एक्यूट तो नहीं है कि 2-4 दिन रही और उसके बाद चली गई। सो एक चीज हमें क्लियर है कि क्रोनिक डिजीज होगी। जूनोटिक इंपॉर्टेंट है, जूनोटिकली तो डोमेस्टिक एनिमल्स एज वेल एज मैन दोनों को अफेक्ट करेगी। और क्या अगर इसका इंट्रोडक्शन हम लिखें तो वहां पे ग्रेनुलोमेटस लीजन्स देखने को मिलेंगे, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगा, और ट्यूबरकल्स देखने को मिलेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। इटियोलॉजी हमें पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है मैन के अंदर और एनिमल्स के अंदर बोविस है। एपिडेमियोलॉजी तो एनिमल्स की बात करें तो कैटल के अंदर हमें देखने को मिलती है, और जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं वो भी थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव हैं इसके लिए। होस्ट रेंज में एनिमल्स आ जाएंगे, मैन आ जाएगा। देन ट्रांसमिशन, अब टीबी का ट्रांसमिशन जो मेन रूट है वो इनहेलेशन से भी होता है और इंजेक्शन से भी होता है। जो पैथोजेनेसिस थी कल हमने डिस्कस की थी कि जिस रूट से वो एंटर करेगा, बेसिकली अगर लंग्स से आया तो लंग्स, इनहेलेशन से आया तो लंग्स में जाएगा, लिम्फ नोड में, या लंग्स के अंदर ही ट्यूबरकल कोज करेगा ये, और फिर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाएगा। क्लिनिकल साइंस टीबी के अगर सिंपल सी पिक्चर इमेजिन करें तो इमेसिएटेड एनिमल मिलेगा, कॉफिंग उसके अंदर देखने को मिलेगी। देन डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, जैसे अगर अडर में चला गया तो वहां पे ट्यूबरकुलस मेस्टाइटिस भी हमें देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, स्टोरमोन टेस्ट करते हैं हम। एसिड फास्टेनिंग इस बैक्टीरिया के लिए है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप किन से करोगे, जिन डिजीज के अंदर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगा या न्यूमोनिया टाइप लीजन्स देखने को मिलेंगे उनके अंदर। और ट्रीटमेंट के लिए कुछ खास नहीं है, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं 2-3, आइसोनायाजिड और रिफाम्पिसिन, वो याद रखने हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल में बस यही है कि आप पहले टेस्टिंग करो या बीसीजी वैक्सीनेशन। तो अगर हमें डिजीज नहीं भी आती, इस वे में प्रोसीड करेंगे तो हम एटलीस्ट जो रिलेटेड कंटेंट है वो उसको मतलब 5 नंबर तक पहुंच भी जाएंगे अगर कोई ऐसी डिजीज आती है तो। और अगर इसी वे में चलेंगे और एक बार हमने रीडिंग ले ली तो और पिक्चर हमें क्लियर होती जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डिजीज आज की दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, इंपॉर्टेंट डिजीज है। पर्ल्स या पर्ली डिजीज भी इसको बोल देते हैं। कंजप्शन, क्योंकि बिल्कुल इमेसिएटेड कार्कस इसके अंदर देखने को मिलता है, हाइड बाउंड कंडीशन हो जाती है। थाइसिस या स्क्रोफला, तो आप ये पल्स डिजीज या पर्ली डिजीज इसको बोल सकते हो। देन इंट्रोडक्शन की बात करें तो वही हमारी स्टार्टिंग होगी क्रोनिक डिजीज, देन कंटेजियस जो एक से दूसरे एनिमल के अंदर करेगी। ग्रेनुलोमेटस डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको फिल करना कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहां जहां पे भी ट्यूबरकल्स देखने को मिलेंगे, चाहे मेस्टाइटिस हो वो भी ग्रेनुलोमेटस होगी, या लंग्स के अंदर जो लीजन होंगे वहां पे भी ग्रेनुलोमा होगा। जूनोटिक इंपॉर्टेंस है, अफेक्टिंग मैन एंड एनिमल्स, कोज्ड बाय सर्टेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, या आप सिंपली लिखना चाहो तो कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया characterized by development of tubercles with resultant caseation। जो अफेक्टेड पार्ट होगा वो चीज लाइक होगा। तो ये केजिएशन वर्ड आप जहां पे भी देखो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, अपीयरेंस होगी, दैट इज चीज लाइक। और कैल्सिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे कैल्शियम
जो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी। ग्रेनुलोमा बेसिकली क्या होगा कि वहां पे अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो एक इस टाइप की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे कई सेल्स भी मिलेंगी, कैल्सिफिकेशन भी वहां उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसा आता है तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपली लिखेंगे क्रोनिक कंटेजियस डिजीज ऑफ जूनोटिक इंपॉर्टेंस कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या एनिमल्स की बात करें कैटल की तो माइकोबैक्टीरियम बोविस, अफेक्टिंग मैन एंड एनिमल्स, कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबरकल्स विद केजिएशन एंड कैल्सिफिकेशन। 2 लाइंस का हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इटियोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो मैन के अंदर अफेक्ट करता है। मेनली बात हम ये कर रहे हैं, बोविस जो है वो कैटल के अंदर या एनिमल्स के अंदर करता है, इंक्लूडिंग गोट्स एंड पिग्स, फिर शीप एंड हॉर्सेस दे आर रेजिस्टेंट। एवीएम जो होगा वो बर्ड्स के अंदर। सो इसके 3 हमें सब टाइप्स या 3 स्पीसीज माइकोबैक्टीरियम की मेंशन करनी है, ट्यूबरकुलोसिस, बोविस और एवीएम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इस पर्टिकुलर केस में ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करना है वहां पे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, और ये सेम पार्ट हम इसकी डायग्नोसिस के अंदर भी मेंशन करेंगे, जहां पे जेडन स्टेन आप याद रख सकते हो या जील नेल्सन स्टेन, उसका यूज करके एसिड फास्ट स्टेनिंग हम करते हैं। सो एक इटियोलॉजी में सिंपल हम मेंशन करेंगे कि 3 इसकी स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, बोविस और एवियम। दिस इज ग्राम पॉजिटिव एंड एसिड फास्ट बैक्टीरिया। देन एनिमल्स के अंदर जो डिजीज होगी दैट इज कोज्ड बाय बोविस, मैन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस से, और बर्ड्स के अंदर एवियम से। सो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक बर्ड्स। होस्ट रेंज की अगर बात करेंगे तो उसमें मेनली हमारे पास कैटल ही मोस्टली देखने को मिलता है, उसके अलावा एलिफेंट, डियर वगैरह वो अभी आगे देखते हैं। देन एपिडेमियोलॉजी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट जहां जहां डिजीज को इरेडिकेट नहीं हुई तो उन केसेस में लगभग हर जगह हमें यही देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइड। देन वन ऑफ द एंशियंट डिजीजेस, बहुत पुरानी डिजीज है, इन इंडिया दिस इज एन एंडेमिक डिजीज एंड रिकॉर्डेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट्स। एंडेमिक वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? एंडेमिक, जो डिजीज एक एरिया में प्रिवेलेंट हो। एक एरिया में प्रिवेलेंट हो। स्पोरेडिक, रेयर अकरेंस हो जिसकी। रेयर। देन एपिडेमिक, सो बेसिकली है क्या, एक टर्म हम यूज करते हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी, या एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस कितने आते हैं, कि इतना एक्सपेक्टेड है कि हर साल जो है हमें एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर सपोज 10 केसेस जो है वो एफएमडी के देखने को मिलते हैं। सो उस एरिया में एक यूजुअल फ्रीक्वेंसी जब हमें एक पर्टिकुलर डिजीज की लंबे टाइम तक देखने को मिलती है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज एंडेमिक। कि इंडिया के अंदर जो लगभग हर स्टेट्स के अंदर इसकी एक यूजुअल फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ केसेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी यूजुअल फ्रीक्वेंसी में जब एक सडन राइज आ जाता है कि 10 की जगह 100 एनिमल्स हमें अफेक्टेड मिले, दिस इज कॉल्ड एपिडेमिक या आउटब्रेक इसको बोलोगे। ह्यूमन टर्म है। अगर वेटनरी स्पेसिफिक करें तो एंजूटिक एपिडेमिक को एपिजूटिक बोलेंगे, पर एपिडेमिक ही यूज करते हैं, एपिजूटिक भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन स्पोरेडिक क्या होगा कि जिसका रेयर नहीं बोलेंगे हम, अक्रेंस जो है वो अनइवन है। कि सपोज आज के टाइम पे एलएसडी अगर आती है तो एक केस हरियाणा के अंदर मिल गया, एक बिहार में मिल गया, एक कर्नाटका में, कोई यूजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है उसकी कि एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा, उसको स्पोरेडिक बोलेंगे, और जिसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पेंडेमिक हो जाए। तो ये जो डिजीज है बेसिकली दिस इज एंडेमिक डिजीज एंड रिकॉर्डेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। प्रिविलेंट है हर स्टेट के अंदर, और एक लगभग नंबर ऑफ केसेस हमें काफी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें ऑल ऑफ अ सडन राइज नहीं आता, तो आउटब्रेक्स की फॉर्म में जनरली ये नहीं देखने को। होस्ट रेंज इंपॉर्टेंट है। कैटल, दिस इज हाईली ससेप्टेबल
प्योर ब्रेड एंड क्रॉस ब्रेड मोर अफेक्टेड देन जेबू कैटल, या इंडिजिनस कैटल से आप कह सकते हो एक्सोटिक। सो होस्ट रेंज में हम क्या लिखेंगे, कैटल हाईली ससेप्टिबल, उसके साइड में लिखेंगे एक्सोटिक, क्रॉस ब्रेड, साइन लगाएंगे इंडिजिनस कैटल। When infected animal, they are majorly responsible for zoonotic infections, also observed in sheep and goat, pigs। ये थोड़े से मेंशन करने हैं आपको, एलिफेंट्स के अंदर भी मिलती है, डियर के अंदर, और ये बैडगर्स के अंदर भी, डॉग्स कैट में अनकॉमन है। हॉर्सेस के अंदर भी, हॉर्सेस दे आर यूजुअली रेजिस्टेंट बट कैन बी इन्फेक्टेड वेयर डिजीज इज प्रीवेलेंट इन कैटल, मैन एंड फॉग। अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स बहुत ज्यादा है उस एरिया में, उनसे हॉर्स को हो सकती है, अदरवाइज हॉर्स दे आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। सो सिंपली अगर वैसे लिखना चाहें बहुत ज्यादा डीप में जाके, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि कैटल हाईली ससेप्टिबल और एक्सोटिक और क्रॉस ब्रेड मोर देन इंडिजिनस, देन ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन शीप गोट, डियर, एलिफेंट और ये स्पीसीज। देन लिख सकते हैं लास्ट में डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस रिलेटिवली रेजिस्टेंट। ये हमारी होस्ट रेंज हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है पार्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा। सो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं बेसिकली वो ट्रांसमिट करेंगे, उनकी सिक्रीशंस के अंदर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेगा। सो जो सिक्रीशंस है उनमें इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, बहुत स्मॉल साइज का न्यूक्लियाई होगा जिसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, उसका जब इनहेलेशन होगा तो ये लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा। देन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और देयर डिस्चार्जेस, स्पूटम, फीसिस, यूरिन, वेजाइनल डिस्चार्ज, सीमन, मिल्क, जितनी भी सिक्रीशंस है उसकी, लिम्फ, वुंड डिस्चार्ज, उन सब में दे कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट और यूटेंसिल्स ये भी रोल प्ले करेंगे काफ के अंदर थ्रू इन्फेक्टेड मिल्क और अम्बलाइकल वे। सो ब्रीफ में अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे सिंपली, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, इनहेलेशन एंड इंजेक्शन मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्हीं के थ्रू ज्यादा देखने को मिलता है, वुंड्स वगैरह से कम मिलता है। सो इंजेक्शन के अंदर आपका कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर आ जाएगा, इनहेलेशन के अंदर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। देन all body secretions of animal can act as source of disease, then can be transmitted by utensils or instruments। ये आपका पर्टिकुलर आंसर के अंदर ये पार्ट होना चाहिए ट्रांसमिशन से रिलेटेड, और काफ के अंदर इन्फेक्टेड मिल्क और अम्बलाइकल वेन आप मेंशन करो। देन चाहो तो इसको इस वे में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये अच्छा फ्लो चार्ट बनेगा अगर हम इसको ऐसे मेंशन करें कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, दो टाइप की कंडीशंस आपने सुनी होंगी, एक है जूनोसिस के अंदर एंथ्रोपोजूनोसिस, एक है जू एंथ्रोपोनोसिस। टीबी किस टाइप की डिजीज है इनमें से? आई थिंक चैट के अंदर आज मेरे को विजिबल नहीं हो पाएगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। किस टाइप की डिजीज है इन दोनों में, पहले आप बताओ एंथ्रोपोजूनोसिस क्या होता है? एनिमल टू ह्यूमन। एनिमल टू ह्यूमन। सो एक सिंपल सा पार्ट है इसके अंदर, आप एंथ्रोपोजोनोसिस देखोगे तो जेड ए टू जेड ट्रांसमिशन नहीं होगा, जेड टू ए ट्रांसमिशन होगा, पीछे से आगे। तो यहाँ पे एनिमल टू ह्यूमन, और जूएंथ्रोपोनोसिस में इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंथ्रो वर्ड हम यूज करेंगे ह्यूमन के लिए और जू वर्ड यूज करेंगे एनिमल के लिए। सो यहाँ पे ह्यूमन टू एनिमल, पीछे से आगे की तरफ। अब टीबी का अकरेंस, टीबी दोनों टाइप से स्प्रेड होती है। इन्फेक्टेड अगर जो मिलकर है वो अफेक्टेड है टीबी से, सो उसकी सिक्रीशंस मिल्क के अंदर भी आ सकती हैं, एनिमल को भी अफेक्ट कर सकती हैं। सो इस ग्राफ, एक बार इस पिक्चर को हम देखते हैं। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमन के मैन टू मैन ट्रांसमिशन हम कह सकते हैं इसको, मैन टू मैन, देन एनिमल टू एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स। सो आपको किस टाइप का जो डायग्राम है वो बनाना है, आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे मैन
ऊपर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब यहां से एक एरो जाएगा आपका इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। दूसरा एरो जाएगा, आप यहां पे लिखोगे फिर एनिमल या कैटल, एनिमल टू एनिमल भी हो सकता है, और एक एरो जाएगा वापस। सो जहां पे दोनों टाइप की जूनोसिस इन्वॉल्व होती हैं उसको बोल देते हैं हम एम्फीजिनोसिस। सो ये वर्ड आप मेंशन करोगे इसके अंदर, और साइड में एक कॉलम बनाओगे आप वाइल्ड एनिमल्स का। सो वाइल्ड एनिमल से भी आप ट्रांसमिशन यहां दिखा सकते हो। इस पार्ट में आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस पार्ट में आएगा माइकोबैक्टीरियम बोविस। क्लियर? थोड़ा सा स्पेस और मिलता है तो एक बार इसको ड्रॉ करते हैं कहीं पे, यहां कर सकते हैं। तो मैन, एक बॉक्स ये बना, दूसरा ये मैन, और इन दोनों में ट्रांसमिशन आप दिखा सकते हो ये, ओके। देन यहां पे हम लिखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक एरो यहां आएगा, यहां पे हम लिखेंगे एनिमल, यहां पे भी एनिमल। सो यहाँ पे भी सेम इस टाइप का एरो बनेगा, और एक एरो हमारा यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्फिजिनोसिस। सिमिलरली यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम बोविस, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल से आप इस टाइप से बना सकते हो, एक यहाँ पे छोटा सा इन्वायरमेंट का पार्ट आएगा और इन्वायरमेंट से एनिमल्स। तो ये अच्छा मेथड है प्रेजेंट करने का, अगर आप चाहो तो ट्रांसमिशन को। सिंपली हम ये तो मेंशन करें कि कैसे इनहेलेशन इंजेक्शन से होता है, मैन का रोल भी हम इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं। यानी जो ह्यूमन है उससे इन्वायरमेंट में भी जाएगा, इन्वायरमेंट से अफेक्टेड जो कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर है उनको अगर एनिमल इंजेस्ट करता है वो हो सकता है, वहां पे बोविस होगा, वाइल्ड एनिमल्स में बोविस, मैन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको अभी। देन पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। एंट्री हमें क्लियर है कि इंजेक्शन या इनहेलेशन से होगा। देन इनहेलेशन मेजर रूट है तो बैक्टीरिया कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर, लोकलाइजेज इन एल्वियोलर सरफेस ऑफ लंग्स एंड कोरस्पॉन्डिंग लिम्फ नोड्स। यहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा एंड फॉर्म स्मॉल ट्यूबरकल्स। इसको बोला गया प्राइमरी ट्यूबरकुलस कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड आपको मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो लीजन प्रोड्यूस करेगा ये वो लंग्स के अंदर करता है बेसिकली। सो एंट्री बाय inhalation or ingestion, then bacteria in lungs, लंग से आप लिम्फ नोड्स में कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन अभी ब्लड का पार्ट हमने नहीं किया, अभी जो बैक्टीरिया जाएगा पहले लिम्फ नोड से वहां पे ही मल्टीप्लाई करेगा, और हेयर इट विल प्रोड्यूस प्राइमरी ट्यूबरकुलस कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हो स्मॉल ट्यूबरकल्स। एक और वर्ड यूज होता है इसके लिए, मिलियरी ट्यूबरकल्स, कि बहुत छोटे 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 ट्यूबरकल्स प्रोड्यूस कर दिए। देन ट्यूबरकुलस कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो जाएगा उसके बाद ब्लड के अंदर एंट्री करेगा एंड मूव टू अदर बॉडी कैविटीज या अदर ऑर्गन्स आप लिख सकते हो, एंड देन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, वहां पे ग्रेनुलोमेटस लीजन्स हमें देखने को मिलेंगे। सो ये इजी है, आई थिंक इसमें कोई ज्यादा नहीं है पैथोजेनेसिस के अंदर, वही जो लगभग 3-4 डिजीज के अंदर हमने डिस्कस किया है। बस इसमें ये है कि पहले बैक्टीरियमिया होने से पहले ही ये एक अलग लीजन प्रोड्यूस कर देगा, जिसको हमने नाम दिया प्राइमरी ट्यूबरकुलस कॉम्प्लेक्स। यानी इट रीचेज द ब्लड सर्कुलेशन, और फिर जो दूसरे टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स है उनको इन्वेड करेगा वहां पे, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, या आप सिंपली लिख सकते हो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ये आपकी पैथोजेनेसिस कंप्लीट है। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव इमेशिएशन। जहां जहां पे टीबी के केसेस देखे होंगे आप लोगों ने अगर, तो वहां पे बिल्कुल हाइट बाउंड कंडीशन मिलेगी। देन सेकेंड, इमेशिएशन से ही मिलता जुलता है वेट लॉस, ठीक है। देन एब्रप्ट फीडिंग बिहेवियर, रफ हेयर कोट, ये होगा। देन रेस्पिरेटरी साइंस बहुत मिलेंगे इसके अंदर। इसमें क्या होगा? डिस्निया, डिस्फेजिया क्यों होगा? क्योंकि हमने बात की कि वहां पे लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा।
सो जब लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा तो प्रेशर आएगा इसोफेगस के ऊपर। सो यहाँ पे ब्रोंकियल जो नर्व सॉरी लिम्फ नोड एनलार्ज होगी उससे डिस्निया होगा, और रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स होगी उनसे डिस्फेजिया होगा। persistent पेनफुल ड्राई हैकिंग कफ। ठीक है, क्लियर के पार्ट। देन रिप्रोडक्टिव साइंस में अबॉर्शन, मेटराइटिस, इनफर्टिलिटी, ग्रैनुलोमेटस मेस्टाइटिस विद एनलार्जमेंट ऑफ सुप्रा मेमरी लिम्फ नोड। जब मेस्टाइटिस पढ़ेंगे तब भी इसका डिस्कशन आएगा, और इसका रूट जो होगा दैट इज हिमेटोजेनिस, क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड से ही हो रही है। डायरेक्टली माइकोबैक्टीरियम मेस्टाइटिस नहीं कोज करेगा थ्रू टीट, वो आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के थ्रू ही आएगा, और कोई वे से मेस्टाइटिस कोज नहीं कर सकता। देन ब्रोंकोनिमोनिया, सर्वाइकल ओस्टियोमाइलिटिस इन हॉर्स। सो क्लिनिकल फाइंडिंग्स का हमारा आंसर किस टाइप से बनेगा, हम सिंपली लिखेंगे जनरल साइंस में प्रोग्रेसिव इमेशिएशन, वेट लॉस, अब्रप्ट फीडिंग बिहेवियर, रफ हेयर कोट या कफ भी आप यहीं पे लिख सकते हो, पेनफुल ड्राई कफ। देन रेस्पिरेटरी साइंस में डिस्निया ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रोंकियल लिम्फ नोड, डिस्फेजिया, या आप सिंपली लिखो डिस्निया ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रोंकियल लिम्फ नोड, और डिस्फेजिया ड्यू टू रेट्रोफरेंजियल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। अबॉर्शन, मेटाइटिस, ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस विद एनलार्जमेंट ऑफ सुप्रामेमरी लिम्फ नोड्स, शीप एंड गोट में ब्रोंकोनिमोनिया, हॉर्सेज के अंदर सर्वाइकल ओस्टियोमाइलिटिस। सिंपली अगर कैटल हमसे पूछा गया है तो हम सिर्फ यहीं तक के मेंशन करेंगे। अगर एनिमल स्पेसिफाइड है, इन जनरल कोई स्पीसीज स्पेसिफाइड नहीं है, सो उस केस में आप सारी चीजें मेंशन करोगे। सो इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फाइंडिंग्स डिजीज की याद रखनी। देन नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स की जब बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी वहां पे, ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमास इन लिम्फ नोड्स, मिलियरी एब्सेस इन लंग्स, मिलियरी न्यूमरस टाइनी एब्सेस, बिल्कुल छोटे छोटे एब्सेस मिलेंगे, स्मॉल नोड्यूल्स ऑन प्लूरा एंड पेरिटोन। सो ये तीन बेसिकली नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, जो ये नोड्यूल्स डेवलप हुए हैं, स्मॉल नोड्यूल्स, ये ऐसा अपीयर होता है जैसे पल्स हो लंग्स के अंदर, इसलिए इसको नाम दिया गया पर्ली डिजीज। सो आप यहां मेंशन कर सकते हो स्मॉल नोड्यूल्स ऑन प्लूरा एंड पेरिटोनियम गिविंग अपीयरेंस ऑफ पर्ल, दैट्स व्हाई कॉल्ड पर्ली डिजीज। सो ये तीन इंपॉर्टेंट है ग्रैनुलोमास लिम्फ नोड्स में, या आप मेंशन कर सकते हो अदर बॉडी ऑर्गन्स, क्योंकि अगर प्राइमरी ट्यूबरकुलस जो कॉम्प्लेक्स बना है उससे स्प्रेड हुई डिजीज, तो जहां जहां पे भी बैक्टीरिया जाएगा वहां पे अदर ऑर्गन्स के अंदर भी हमें ग्रेनुलोमास देखने को मिलेगी। देन मिलियरी एब्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल नोड्यूल्स ये तो कैरेक्टरिस्टिक है इस डिजीज का, गिविंग पर्ल लाइक अपीयरेंस, कॉल्ड पर्ली डिजीज। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्लिनिकल साइंस नेक्रोप्सी फाइंडिंग सब के अंदर हमें ये चीज मेंशन करनी है। देन जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें वहां पे स्पेसिफाई करनी है, एक आपको मेंशन करना है ये लोवेंस्टन जेनसन मीडिया, या फिर आप सिंपली लिख दो इसको एल जे मीडिया, पूरा नाम याद नहीं रखना चाहते एल जे मीडिया भी लिख सकते हो। देन एसिड फास्ट स्टेनिंग यूजिंग जील नीलसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम याद नहीं रखना चाहते तो आप जेड एन स्टेन यूज कर सकते हो नाम। सो आइसोलेशन यूजिंग एल जे मीडिया या डोरसेट सेग मीडिया, और एसिड फास्ट स्टेनिंग यूजिंग जील नीलसन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस पर्टिकुलर डिजीज की डायग्नोसिस के अंदर मेंशन करने हैं। देन टीबी के केस में जो इंट्राडर्मल टेस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसमें बहुत फेमस ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट, एक सिंगल इंजेक्शन हम लगाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया पे, देन थिकनेस मेजर हम करते हैं कितनी थिकनेस हो गई। अगर दो इंजेक्शन यूज करेंगे तो उसको डीआईडी बोलते हैं, डबल इंट्राडर्मल टेस्ट, या इसका दूसरा नाम है स्टोरमोन टेस्ट। सो ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्टोरमोन टेस्ट, आप सिंपली इसके आगे लिखोगे ट्यूबरकुलिन के आगे एसआईडी, स्टोरमोन के आगे डीआईडी। देन एक और इसी टाइप की कैटेगरी में आता है शॉर्ट थर्मल टेस्ट। अब इसका पूरा प्रोसीजर आपको उसके अंदर मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये तो क्लियर हो जाता है मैं एसआईडी डीआईडी। शॉर्ट थर्मल को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका मेथड आप पढ़ोगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन पेपर के अंदर सिर्फ नाम मेंशन करना है। ये इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ इसलिए दी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये शॉर्ट थर्मल टेस्ट है क्या।
तो इसमें क्या करते हैं, 4 ml ऑफ ट्यूबरकुलिन इज इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली इन नेक, और रेक्टल टेम्परेचर उन एनिमल्स का नॉट मोर देन 102। विद टाइम हम टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, और टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, सो विल कंसीडर द एनिमल्स पॉजिटिव फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ये शॉर्ट थर्मल टेस्ट है। ठीक है, सो सिंपली आपको नाम मेंशन करना है, ट्यूबरकुलिन, स्टोरमोंट और शॉर्ट थर्मल टेस्ट। तो डायग्नोसिस में हमारे पास पहला वही क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स, सेकंड में एसिड फास्ट स्टेनिंग यूजिंग झील नेल्सन स्टेन और एलजे मीडिया फॉर आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड में ट्यूबरकुलिन, स्टोरमोंट, फोर्थ में, फिफ्थ में शॉर्ट थर्मल टेस्ट, और उसके बाद आपका मन करे एलाइजा, पीसीआर, ये टेस्ट आप वहां पे मेंशन करोगे, एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट इन गिनी पिग, ये भी यूज करते हैं। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करेंगे, क्योंकि लंग्स के अंदर साइंस हमें देखने को मिलते हैं, तो सीबीबीपी एक में, एक्टिनोबैसिलोसिस के अंदर भी लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, तो ये भी इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस के अंदर भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, तो इसलिए इससे भी, इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इन दोनों में नहीं होगा, तो आप सिंपली ये मेंशन करो सीबीपीपी और एक्टिनोबैसिलोसिस। जो भी डिजीज रेस्पिरेटरी साइंस प्रोड्यूस करेगी, उनको आपको डिफरेंशियली डायग्नोज करना है सीबीपीपी से। जो भी डिजीज लिम्फ नोड एनलार्ज करेगी, उनको करना है एक्टिनोबैसिलोसिस। अब जब एक्टिनोबैसिलोसिस करेंगे, वहां पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारा क्या आ जाएगा, टीबी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलती है। देन ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो कि इनिशियल स्टेजेस में आइसोनियाजिड का हम यूज कर सकते हैं या रिफाम्पिसिन का यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट काफी लंबा चलेगा, सो आइसोनियाजिड अबाउट 1.5 मंथ्स। सो लार्ज एनिमल के लिए या कैटल के लिए आइसोनियाजिड, और स्मॉल एनिमल्स के लिए रिफाम्पिसिन, ये यूज करेंगे ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में बेसिक आप इनका नाम लिख देना, सिंपली ये लिखना है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लाइक आइसोनियाजाइड इन लार्ज एनिमल्स एंड रिफाम्पिसिन इन स्मॉल एनिमल्स कैन बी यूज्ड। बस इतनी चीज हमें ट्रीटमेंट के अंदर मेंशन करनी है, हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट कंप्लीट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे इसके अंदर, एक जो पार्ट है, जो जिन जिन कंट्रीज में इरेडिकेशन हो पाया है, वो सिर्फ टेस्ट एंड स्लॉटर पॉलिसी से हो पाया, लेकिन वही बात हम लिखेंगे जहां जहां पे भी ये आएगा, इन आर कंट्री इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू सोशल और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, न्यूली परचेज्ड एनिमल शुड बी टेस्टेड बिफोर अलाउइंग देम टू मिक्स विद रेस्ट ऑफ द एनिमल्स इन हर्ड। आफ्टर 6 months whole herd should be subjected to retesting and reactors are to be disposed। कि हर 6 महीने में ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम करेंगे, और जो जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम डिस्पोज करेंगे। देन ये वैसे बीसीजी वैक्सीन इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है एनिमल्स के अंदर, लेकिन फिर भी काफ्स के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसके अंदर दो तीन चीजें ही हमें मेंशन करनी है, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एनिमल है उसको आइसोलेट करना, और ये चीजें नहीं, प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे कि कोई पॉजिटिव एनिमल हर्ड के अंदर आए ही ना, और अगर कोई बाई चांस पॉजिटिव है तो उसकी टेस्टिंग हम करेंगे एवरेज 6 मंथ्स, और जो भी पॉजिटिव्स हैं उनको रिमूव कर देंगे हार्ट से। देन काफ्स के अंदर बीसीजी वैक्सीन यूज करेंगे। सो ये हमारा पार्ट है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, और इसमें दो तीन चीजें जो मैंने आपको मेंशन की हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको उसके अंदर ऐड करनी है, जैसे ये वाला चार्ट हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ सा रिवीजन इसका कर लेते हैं। अब आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इसके अंदर, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहे क्या क्या चीजें हम इसके अंदर लिखेंगे, अगर सपोज हमारे पास एग्जाम में अंदर ये क्वेश्चन आता है। कहाँ से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन में कीवर्ड्स आप बताते जाना बस, और किसी चीज के ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे हम। हमारा जो पर्पस है आंसर में, वो कीवर्ड्स को मेंशन करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कीवर्ड्स हमने मेंशन किए, इसके एक रिवीजन हो जाएगा आपका भी। हेजिटेट मत करो, पार्टिसिपेट करोगे उतना ही बेटर है, आपका ही रिवीजन और अच्छा होगा।
chronic contagious granulomatous lesion मतलब chronic contagious contagious granulomatous granulomatous zoonotic है zoonotic है। tubercle देन with एक, हाँ, tubercle with ट्यूबरकुल, cessation ये and हो गया confinement हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट। देन इटियोलॉजी के अंदर क्या मेंशन करेंगे हम? mycobacterium tuberculosis देन mycobacterium bovis बोविस, avium एडिशनली चाहो तो आप ये कह सकते हो कि इन देयर सेल वॉल माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट एंड दे आर एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ये स्पेसिफाई करना है, ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट। देन इटियोलॉजी के बाद हमारा क्या पार्ट आ जाएगा? एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट हमें मेंशन करनी है? वर्ल्ड वाइड है तो हाँ, वर्ल्ड वाइड है, और एंडेमिक है इंडिया में एंडेमिक है, लगभग हर स्टेट के अंदर हमें केसेस मिलते हैं। देन अगर एनिमल से रिलेटेड बात करें या होस्ट रेंज से रिलेटेड बात करें तो कैटल कौन सी स्पीसीज? कैटल कैटल हाईली ससेप्टेबल और इसमें भी जो हमारे प्योर एक्सोटिक ब्रेड है या एग्जोटिक क्रॉस क्रॉस मोर देन इंडिजिनस। एडिशनली हम एलिफेंट डियर एलिफेंट, डियर डियर और बैडगर्स इनके अंदर मिलती है। देन कैट, डॉग, हॉर्स, दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू डिजीज। ये हमारी होस्ट रेंज कंप्लीट है। ट्रांसमिशन कैसे होगा पर्टिकुलरली इस डिजीज का? इनहेलेशन इनहलेशन से मेन है। उसके अलावा इंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, जो भी फीड एंड वाटर है। देन जितनी भी एनिमल की सिक्रीशंस है उन सारी सिक्रीशंस के अंदर हमें ये बैक्टीरिया एक्सक्रीट आउट होता दिखेगा। देन सिंपल एक फ्लो चार्ट हम बनाएंगे ट्रांसमिशन में, मैन टू मैन और एनिमल एम्फिजिनोसिस, देन यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स। ये ट्रांसमिशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। देन पैथोजेनेसिस के अंदर इंजेक्शन इनहेलेशन से एंट्री दिखा देंगे इंजेक्शन इनहेलेशन से एंट्री, और कहाँ जाएगा फिर? लंग्स में लंग्स में। फिर लंग्स में क्या फॉर्मेशन होगी? प्राइमरी ट्यूबरकुलस कॉम्प्लेक्स प्राइमरी ट्यूबरकुलस कॉम्प्लेक्स, then bacteremia and then organ देन बैक्टीरिया then और granuloma in organs स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ये हमारी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हुई। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है, दैट इज क्लिनिकल फाइंडिंग्स। कोई और बात progressive करने पे emaciation बहुत अच्छा बताया। progressive emaciation हो गया प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, weight loss वेट लॉस, rough hair coat रफ हेयर कट, फिर dyspnea और dysphagia डिस्पेजिया। इसमें आप लिम्फ नोड्स को भी स्पेसिफाई करोगे, कौन सी लिम्फ नोड्स एनलार्ज है। bronchial and retropharyngeal ठीक है। और एक कफ पार्ट इसके अंदर आप मेंशन करोगे कफ का, ड्राई कफ है पेन के साथ ड्राई हैकिंग कफ देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट हमारे पास फिर डायग्नोसिस आ जाता है उसके अंदर। एलजे मीडिया में कल्चर करेंगे डोरसेट एसिड मीडिया फास्ट यूजिंग जेडन स्टेन, एलजे मीडिया ये यूज करेंगे। डोरसेट एसआईडी एग्जैक्ट होगा ट्यूबरकुलिन, डीआईडी टीटीडी होगा स्टोरमोन, टेस्ट और थर्ड बच गया कौन सा है? शॉर्ट थर्मल टेस्ट होगा शॉर्ट थर्मल टेस्ट। देन एलाइजा पीसीआर आप सब में लिखोगे। एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हमारे पास आ जाएंगे, उनके एग्जांपल्स हैं आइसोनाजाइड रिफेम्सिन आइसोनाइजाइड लार्ज एनिमल्स के लिए, रिफेम्पिसिन स्मॉल एनिमल्स के लिए। और एडिशनली मेंशन करना चाहो अदर सपोर्टिव थेरेपी, ये आप मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। देन प्रिवेंशन, इसमें हम डिस्कस किया कि जहां जहां इरेडिकेशन पॉसिबल हो पाया है, दैट इज टू टेस्ट एंड स्लॉटर पॉलिसी, और इन आर कंडीशन इट इज नॉट पॉसिबल, देन न्यूली परचेज्ड एनिमल शुड बी टेस्टेड बिफोर अलाउइंग टू मिक्स विद रेस्ट ऑफ द हर्ड। 6 मंथ्स के बाद हमें टेस्टिंग करनी है, जो भी पॉजिटिव एनिमल्स होंगे उनको हम हर्ड से रिमूव कर देंगे। पीसीजी फॉर काफ्स। आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन जब हम मेंशन करेंगे एग्जाम के अंदर तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्ट इसके अंदर से छूटा हुआ है। एक नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स रह गया, वो हम मेंशन करना भूल गए। तो नेक्रोप्सी में tuberculous granuloma, lymph nodes and the other organs, miliary abscess, small nodules on pleura and peritoneum giving pearl-like appearance, that's called as pearly disease. So पॉइंटर्स की फॉर्म में चलते चलेंगे, लगभग लगभग एक पेज आगे पीछे का, और 2.5 पेज में ये आराम से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर पॉइंटर फॉर्म में चलते रहे। सो ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ब्रीफ में लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत डिटेल के अंदर जा रहे हैं।
हम फोकस कर रहे हैं जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो मिस ना हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी स्टेटमेंट आपकी पढ़ेगा। आपको सिंपली ये टेस्ट एंड स्लॉटर लिख के इसको हाईलाइट कर देना है। देन न्यूली परचेज्ड एनिमल्स, इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, शुड बी टेस्टेड बिफोर अलाउइंग। ये मतलब अंडरलाइन करोगे वहां तो हाईलाइट पॉसिबल नहीं है। देन बीसीजी और कास, इसमें में हमारा ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन डाउट? क्लियर है? टीबी का पार्ट इंपॉर्टेंट डिजीज आ सकती है एग्जाम में। देन नेक्स्ट आ जाए फिर सेकंड डिजीज इसी पर्टिकुलर जीनस से रिलेटेड, पैरा ट्यूबरकुलोसिस। जोनेस डिजीज बोलते हैं इसको, क्रोनिक बेसिलरी डाइजेंट्री। तो इंट्रोडक्शन में अब कई सारी चीजें आपके माइंड में इस सिनोनिम को देखते ही बन जाएंगी, या इस डिजीज की पिक्चर जब आप माइंड में लेके आओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे डायरिया हमें देखने को मिलता है और क्रोनिक डिजीज है, कोई एक्यूट डिजीज नहीं है। डायरिया जहां पे होगा वहां पे एंट्राइटिस देखने को मिलेगी। बहुत लंबे टाइम तक डायरिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, इमेसिएशन एनिमल के अंदर देखने को मिलेगी हमें। प्रोटीन लॉस होगा, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। प्रोटीन का लॉस होगा, तो प्रोटीन का लॉस होने से क्या होगा बेसिकली, जब भी प्रोटीन का लॉस होता है, प्रोटीन लॉसिंग एंट्रोपैथी। सपोज एल्ब्यूमिन, बेसिकली जो एल्ब्यूमिन है मेनली वो क्या अडीमा करता है, होगा। वो वाटर को बाउंड करके रखता है अपने एडिमा साथ। तो एडिमा प्रोटीन, हाँ, कंडीशन। एडिमा कंडीशन देखने को मिलेगी। आप सब मैंडिबुलर एडिमा कह सकते हो या बोटल जा कंडीशन भी कह सकते हो। तो इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे तो इसके अंदर भी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन की इंफॉर्मेशन क्या हुई, एंट्राइटिस। So this is chronic contagious granulomatous enteritis in cattle and other ruminants characterized by diarrhea, weight loss, debilitation and eventually death. कंटिन्यूस डायरिया हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। वर्ड्स हमारे क्या हुए, फोकस जिनके ऊपर करना है हमें, वो क्रोनिक हम मेंशन करेंगे एग्जाम के अंदर, ग्रेनुलोमेटस एंटराइटिस मेंशन करेंगे। होस्ट क्या है, कैटल मेनली, तो इसको, और डायरिया, वेट लॉस, देन डेबिलिटेशन मतलब कमजोरी आना, इवेंचुअली डेथ। इटियोलॉजी, आप चाहो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिख सकते हो या पूरा नाम लिख सकते हो इसका, मैप माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज पैरा ट्यूबरकुलोसिस। दिस फैकल्टेटिव इंट्रासोलर, ये वही सिमिलर एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप मेंशन करोगे कि इसका जो टाइप 1 स्ट्रेन है दैट इन्फेक्ट शीप एंड टाइप 2 अफेक्ट कैटल। टाइप 1 शीप और टाइप 2 कैटल। सो इटियोलॉजी में यही हमारे पॉइंट्स बनेंगे। एक पॉइंटर लगेगा जिसमें मैप लिखोगे आप, माइकोबैक्टीरियम एवियम पैराट्यूबरकुलोसिस ग्राम पॉजिटिव, देन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। सेकंड में लिख दोगे टाइप 1 स्ट्रेन अफेक्ट शीप, टाइप 2 स्ट्रेन अफेक्ट कैटल। कंप्लीट हमारी इटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एंड होस्ट रेंज, आप इनको चाहो एक साथ लिख सकते हो, चाहो अलग अलग लिख सकते हो। बेसिकली होस्ट रेंज वैसे एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। सो वाइडली प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन कैटल, शीप एंड गोट्स। मेनली इन्हीं के अंदर हमें देखने को मिलता है, या कैटल एंड शीप दे आर हाईली ससेप्टेबल। देन हाई यील्डिंग डेयरी कैटल दैट आर हाईली ससेप्टेबल। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपको ये मेंशन करना है कि इंक्यूबेशन पीरियड है जो डिजीज का, वो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, 18 मंथ से लेके 2 इयर्स। सो जो इन्फेक्शन पिक करते हैं वो काफ्स ही इन्फेक्शन पिक करते हैं, लेकिन क्लिनिकल साइंस जो देखने को मिलते हैं वो हमें अडल्ट एनिमल में, या मोर देन 2 इयर्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्लिनिकल साइंस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज का इतना लंबा है। तो द एनिमल्स लेस देन 1 month of the age are more susceptible, but clinical manifestations are noticed in animals above 2 years of age because incubation period of disease is more than 18 months. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप मेंशन करोगे एग्जाम के अंदर, कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए जो इन्फेक्शन है वो होगा काफ्स के अंदर, लेकिन क्लिनिकल साइंस जो देखने को मिलेंगे वो अडल्ट के अंदर, या मोर देन 2 इयर्स ऑफ एज के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर मिलेंगे, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज इज मोर देन 18 मंथ्स।
कौन से एनिमल सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं? हाई यील्डिंग डेयरी कैटल्स, दे आर हाईली ससेप्टेबल। अदरवाइज शीप एंड गोट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो हमें पता है इस डिजीज के अंदर डायरिया होता है, और जो बैक्टीरिया है वो थ्रू फीसिस एक्सक्रीट आउट होता है। सो इस पर्टिकुलर एनिमल की फीसिस जब भी फीड एंड फोडर को कंटेमिनेट करेंगी तब ये डिजीज स्प्रेड होगी, या इस फीसिस के कांटेक्ट में कोई एनिमल अगर आएगा तब ये डिजीज स्प्रेड होगी। बेसिकली इन्फेक्ट कर रही है ये इंटेस्टाइन को, तो जो रूट होगा इसका एंट्री का वो इंजेक्शन से ही मेनली होगा। ये क्लियर है अब हमें पार्ट। सो रूट क्या हुआ कि फीसिस में आया और एंट्री हुई दूसरे एनिमल में थ्रू ओरल, तो क्या बना? फीकल ओरल रूट या फीको ओरल रूट भी आप लिख सकते हैं। Infected animals may excrete organism in feces for 15 to 18 months, due to which feed and water to be used for young cows may be contaminated. या सिंपली हम लिखेंगे fecal oral route, animal excreted in feces, sorry, organism excreted in feces of infected animals may contaminate feed and water for calves. And feed and water contaminated with fecal material are potential source of transmission. दोनों एक ही बात है, इनमें से एक कोई स्टेटमेंट आप चूज कर सकते हो। Calves may acquire infection in intrauterine stage or while suckling of teats. Milk, direct source of infection as the organism are excreted in milk. तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखेंगे हम लिखेंगे मेजर जो रूट है दैट इज फिकोरल। अदर के अंदर हमारे पास आ जाता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसमिशन या थ्रू मिल्क। ये तीन चीजें हम इसके ट्रांसमिशन के अंदर लिखेंगे। बस फीकल ओरल रूट के अंदर ये मेंशन करेंगे कि जो फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, ये पॉइंट आप मेंशन करोगे। फीड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद फीकल मटेरियल आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर। सो लंग्स वगैरह में तो हमें नहीं जाना क्योंकि एंट्री इंजेक्शन से ही हो रही है। सो आफ्टर इंजेक्शन एक वर्ड आप इसके अंदर मेंशन करोगे, पेयर्स पैचेस। यहां एनिमल सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन अपना स्टार्ट करेगा, या एंट्री जो होगी बॉडी के अंदर वो पेयर्स पैचेस से होगी। आफ्टर इंजेक्शन एंड अपटेक इन द पेयर्स पैचेस द of the lower small intestine, pathogen infect macrophages of GI tract. So एक ही वर्ड हमारे लिए बना पियर्स पैचेस, दूसरा इन्फेक्ट किसको करेगा? मैक्रोफाजेस को इन जीआई ट्रैक एंड लिम्फ नोड्स। अब मैक्रोफाजेस के अंदर जब बैक्टीरिया एंटर कर गया तो रिमेन वायबल एंड प्रोलिफरेट इन लार्ज नंबर्स। इन मैक्रोफाजेस के अंदर ये बैक्टीरिया रहेगा और लार्ज नंबर्स में जो है मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा। Then it will infiltrate the intestinal submucosa, which results in decreased absorption या malabsorption leading to chronic diarrhea. तो हुआ क्या? एंट्री मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद एंट्री थ्रू पेयर्स पैचेस, ये मेंशन करोगे आप, और स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इन्फेक्ट्स मैक्रोफाजेस, मल्टीप्लाई इन मैक्रोफाजेस, देन इनफिल्ट्रेट सबम्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, उसके बाद डिक्रीज या माल एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू डायरिया, और फिर लास्ट में रिडक्शन इन प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एंड लीकेज ऑफ प्रोटीन इन ल्यूमन ऑफ जेजुनम लीडिंग टू मसल वेस्टिंग, हाइपोप्रोटीनीमिया और इडिमा। इस फॉर्म में जाना चाहो इस फॉर्म के अंदर जा सकते हो, इस फॉर्म में जाना चाहो इसमें भी कर सकते हो। कि जब माल एब्जॉर्प्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा? देयर बी reduced absorption of protein as well as leakage of protein in the lumen, causing muscle wasting, या muscle wasting को छोड़ के आप हाइपोप्रोटीनीमिया और एडिमा, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पैथोजेनेसिस के अंदर मेंशन करना है। तो इस वे में इसकी पैथोजेनेसिस हमारी कंप्लीट हो जाती है। एडिशनली आप ये मेंशन करना चाहो कर सकते हो कि इन जनरल जो रिस्पॉन्स डेवलप होता है इनिशियली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है, फॉलोड बाय ह्यूमोरल रिस्पॉन्स।
इनिशिएटेड बाय रिलीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम डाइंग मैक्रोफाजेज। जब ये जो मैक्रोफाजेज हैं जिनके अंदर ये मल्टीप्लाई करा बैक्टीरिया, जब इनकी डेथ होगी तो ये रिलीज करेंगे इस बैक्टीरिया को, और उसकी वजह से ब्लड के अंदर हमारे जो भी सेल मीडिएटेड है पहले इनिशियली, बाद में ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। द बैक्टीरिया आर कैरिड बाय मैक्रोफाजेज टू अदर साइट लाइक यूट्रस, मेमरी ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड सीमन ऑफ बुल्स। अगर आपकी मेमोरी पावर ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रख सकता हो तो ये मेंशन करो, अदरवाइज ये सफिशिएंट है जो हमने पैथोजेनेसिस के अंदर यहां मेंशन किया। या अगर ये भी मेंशन करना चाहते हो तो आप इतना पॉइंट मेंशन करो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स में इनिशियली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी फॉलोड बाय ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, CMI फॉलोड बाय ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। इस वे में हमारी पैथोजेनेसिस कंप्लीट है रिलेटेड टू पैराट्यूबरकुलोसिस। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स, तो ये आप फ्लो चार्ट रिपीट कर दो। ओके, अभी करते हैं। एक बात हमें समझ में आई कि एंट्री जो होगी वो इंजेक्शन से होगी। अब इंजेक्शन जब हुआ तो ये कहाँ जाएगा? डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमने देखा एंट्री थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां से? थ्रू पेयर्स पैचेस। ये पेयर्स पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां से एंट्री करेगा। अब जब इन पेयर्स पैचेस में जाएगा या क्रॉस करेगा तो जो मैक्रोफाजेस हैं उनको इन्फेक्ट करेगा, इनफैक्ट मैक्रोफाजेस। इन मैक्रोफाजेस के अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा। देन जो सब म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन है, सब म्यूकोजल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, उसको इन्वेड करेगा इंटेस्टाइन। जब इसने इस सब म्यूकोजा को इन्वेड कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब ये जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लास्ट में डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एज वेल एज लीकेज ऑफ प्रोटीन, लीकेज ऑफ प्रोटीन, देन हाइपोप्रोटीनीमिया, ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, लीडिंग टू इडिमा। ये हमारा पूरा जो चार्ट है वो बनेगा। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, हाइपोप्रोटीनीमिया, यहां पे आप लिख सकते हो इमेसिएशन या मसल वेस्टिंग। क्लियर? क्लियर है? यस, ओके। द नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर इसको आइसबर्ग मॉडल बोलते हैं, शायद अगर एपिडेमियोलॉजी में आया तो हम डिस्कस करेंगे। आइसबर्ग मॉडल क्या कहता है कि जैसे समुद्र के अंदर जो आइसबर्ग्स होते हैं, सो उसका कुछ हिस्सा बाहर हमें दिखता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू जितना वो पानी के अंदर है। ये आइसबर्ग मॉडल ऑफ डिजीज है कि किसी हर्ड में जो क्लिनिकल साइंस आप देखते हो एनिमल्स में, वो हो सकता है 10% हो, बाकी जो एनिमल्स हैं वो सब क्लिनिकल फॉर्म में हो, इन्फेक्टेड। तो इस वे में ये मॉडल बनता है कि जो अनअफेक्टेड है उसके बाद एक साइलेंट इन्फेक्शन है या इनिशियल इन्फेक्शन है, साइलेंट है, जो क्लिनिकल है वो सबसे कम मिलेंगे। तो ये मॉडल आपको बनाना है। सबसे पहले अनअफेक्टेड एनिमल्स हम लिखेंगे, देन थोड़ा सा वन में स्टेज वन ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है वो शेड नहीं कर रहा पर्टिकुलरली एनिमल। सो इसके अंदर सिंपली एक बनता है कि शुरू में जैसे फर्स्ट जो स्टेज है वहां पे 10 एनिमल्स थे, सेकंड में 3 to 8 आ गए, थर्ड में आप कर लो 4 to 5 या 2 to 4 कर सकते हैं, और लास्ट में जो क्लिनिकल डिजीज देखने को मिलेगी वो 1 to 2 एनिमल्स में। कि क्लिनिकल साइंस मेनली हमें जो देखने को मिलेंगे वो 1 to 2 में, लेकिन अफेक्टेड एनिमल्स वहां पे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 10 एनिमल्स का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, अनअफेक्टेड एनिमल्स हैं। उसके बाद स्टेज वन जो होगी इनिशियल इन्फेक्शन की, यहाँ पे नोट शेडिंग बैक्टीरिया, एनिमल नोट शेडिंग बैक्टीरिया इन फिशेस। सो 5 to 10 यंग स्टॉक या फिर ओल्डर एनिमल्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। देन स्टेज टू साइलेंट इन्फेक्शन, शेड फ्यूअर बैक्टीरिया, और यहाँ पे जो शेडिंग वाले होंगे वो सपोज यहाँ पे अफेक्टेड 10 थे, लेकिन शेडिंग जो होगी वो 3 to 8 काउज के अंदर या एनिमल्स के अंदर होगी।
अब अर्ली इंटरमिटेंट क्लिनिकल साइंस, ये शेडिंग इन हाई नंबर्स, और यहाँ पे आप लिखोगे 2 to 4 एनिमल्स। और लेट क्लिनिकल डिजीज शेड हाई नंबर्स, 1 to 2 काउज या 1 to 2 एनिमल्स। सो क्लिनिकल फाइंडिंग्स की शुरुआत हमारी इस आइसबर्ग मॉडल से या आइसबर्ग कंसेप्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। सिंपली आपको ये ट्रायंगल बनानी है। अनअफेक्टेड फर्स्ट, आप बहुत ज्यादा ना लिखना चाहो इसके अंदर, यहीं पे स्पेशल मेंशन करते रहो अनअफेक्टेड एनिमल्स। फर्स्ट में 10 एनिमल्स नॉट शेडिंग, देन 3 to 8 शेडिंग फ्यूअर बैक्टीरिया, 2 to 4 क्लिनिकल साइंस शेडिंग हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया, देन फोर्थ में 1 to 2 एनिमल शेडिंग वेरी हाई नंबर या विद क्लिनिकल डिजीज। तो आइसबर्ग मॉडल हमें समझ में आ गया कि अगर हम देखें तो जो टिप ऑफ आइसबर्ग है वो 1 to 2 काउज हैं, लेकिन वैसे अप टू 10 एनिमल्स जो हो सकते हैं एक हर्ड के अंदर, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनमें से क्लिनिकल साइंस अगर ये 100% माने तो 10 to 20% ही जो है वो क्लिनिकल साइंस डेवलप कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल जो डिजीज है वो 100% या उससे 80% जो है वो सब क्लिनिकल फॉर्म में डिजीज प्रेजेंट है या साइलेंट इन्फेक्शन की फॉर्म में। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप ये ऐड कर लेना, यहाँ पे ये मिसिंग है, शेड हाई नंबर 2 to 4 एनिमल्स। क्लियर ये आइसबर्ग मॉडल? यस, ये आएगा आपके आंसर। सिंपल क्लिनिकल फाइंडिंग्स में नहीं लिखना डायरिया है ये है वो है, सारे लिखेंगे, हमें ये चीज ऐड करनी है उसके अंदर। बोलो क्लियर है आइसबर्ग? एक किसी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी यस नो बोलने की। क्लियर है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लिनिकल साइंस के ऊपर। सो पहली चीज आप मेंशन करोगे कि क्लिनिकल साइंस किस एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे हमें, 2 to 6 ईयर्स एज ग्रुप। ये हमें पता है अब क्यों देखने को मिलेंगे। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसके आपके लिए इजी हैं, कोई खास बात नहीं है। प्रोफ्यूज डायरिया, इमेसिएशन, वीकनेस, वेट लॉस, रफ हेयर कोट। डायरिया होगा वहां पे, इमेसिएशन देखने को मिलेगी, वीकनेस मिलेगी, देन वेट लॉस, देन रफ हेयर कोट। डायरिया टिपिकली डज नॉट कंटेन ब्लड, म्यूकस और एपिथेलियल डेब्रिस। जिस डायरिया के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाइसेंट्री। डायरिया और डाइसेंट्री में यही डिफरेंस है कि डायरिया के अंदर किसी टाइप का ब्लड या म्यूकस नहीं मिलेगा, जबकि डाइसेंट्री में फीसिस, लिक्विड फीसिस कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस। देन सब मैंडिबुलर इडिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोटल जा कंडीशन। फॉल ऑफ मिल्क यील्ड, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, ये जनरल है, मतलब आपको इन तीन के ऊपर ही फोकस करना है मेनली। ये वैसे शीप एंड गोट्स के केस में डायरिया इज एब्सेंट बट फीसिस रिमेन सॉफ्ट एंड देयर इज इमेशिएशन एंड शेडिंग ऑफ वूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आप मेंशन करोगे कि जो शीप एंड गोट्स हैं उनमें डायरिया नहीं होता, लेकिन फीसिस जो है वो सॉफ्ट है अलोंग विद इमेशिएशन एंड शेडिंग ऑफ वूल। अब ये पर्टिकुलर एनिमल जिसको ये डिजीज थी उसकी डेथ हो गई, तो अब हम अगर आइडिया लगाएं कि उसके पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या मिल सकता है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइंस, इनके बेसिस पे हम क्या क्या लिखेंगे और नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स। जब इंटेस्टाइनल इतना कोरुगेशंस। ज्यादा फ्लूइड लॉस, हाँ क्या कह रहे हो? इंटेस्टाइनल कोरुगेशन। एक बार रिपीट कर दो प्लीज। इंटेस्टाइनल कोरुगेशंस। कोरुगेशन इन इंटेस्टाइन, ये तो देखो पैथोग्नोमिक है, अगर ये आपको याद है तो ठीक है। क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे हम क्या लिखेंगे अगर, तो वहां पे हमें पता है एंट्राइटिस होगी, ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग है। दूसरा इमेसिएटेड कार्कस, ये भी तो आप लिखोगे, इमेसिएटेड कार्कस है, एंट्राइटिस है, इडिमा मिलेगा आपको। मतलब जो आप क्लिनिकल साइंस में लिख रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको जो है पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स लिखनी है।
thin and emaciated carcass dependent edema fluid may be found in body cavities. Then ये तो आपको हाईलाइट करना ही करना है. द कैरेक्टरिस्टिक लीजन इज कोरुगेटेड एंड thickened wall in distal small intestine, या आप कहो कोरुगेशंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. उसमें एडिशनली मेंशन करना चाहो तो इलियोसिकल वॉल इज ऑलवेज इन्वॉल्व. इलियोसिकल वॉल इज ऑलवेज इन्वॉल्व. ठीक है. डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें कोरुगेशंस देखने को मिलेंगे और इलियोसिकल वॉल इज ऑलवेज इन्वॉल्व. देन ये अलग है, छोड़ भी सकते हैं. लीजन कैन एक्सटेंड फ्रॉम duodenum टू रेक्टम इन एडवांस केसेस. mesenteric ileocecal lymph nodes are enlarged and edematous. या सिंपली आप लिखो कि जो lymph nodes related to small intestine they are enlarged. या सिंपली और भी एक बेटर है lymphadenitis, जहां पे एनलार्जमेंट और इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलेगी lymph nodes. सो ये तीन तो हमें मेंशन करने ही करने हैं, मैंडेटरी हैं ये ऑप्शनल है. अगर आप चाहो तो आपको याद आ जाते हैं. ठीक है. ये इनमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये याद रखने हैं. इमेसिएटेड कार्कस, डिपेंडेंट एडिमा, देन कैरोगेशंस और इलियोसिकल वॉल जो है वो इन्वॉल्व है. डायग्नोसिस इजी है हमारे लिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमने वहां मेंशन कर लिए. एक, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडसिड बैक्टीरिया यूजिंग जील नील्सन स्टेन. यहाँ पे कल्चर के लिए हम हेरोल्ड्स एग योक मीडिया यूज करेंगे. पहला वही सिंपल क्लिनिकल फीचर्स लाइक क्रोनिक डायरिया, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, इमेसिएशन. जोनिन टेस्ट हम यूज करेंगे, दैट इज सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट हार्ड स्क्रीनिंग में. बाकी और जितने भी आपको याद आए, पीसीआर, सीएफटी, हीम एग्लूटिनेशन, अगार जेलिन, एजीआईडी लिख देते हैं इसको, इम्यूनोडिफ्यूजन, एलाइजा, फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी, रेडियो इम्यूनोसे, पीसीआर हो रह गया वो भी लिख देते हैं. ये सारे सेकेंडरी हैं, इनकी कोई वेटेज नहीं है. आप लिखोगे तो वेटेज कहाँ आएंगी? एक तो आपको ये लिखना है, जब तक ये नहीं लिखोगे जब तक कंप्लीट नहीं है आंसर हमारा. जोनिन, जील नेल्सन स्टेन हमें लिखना है और कल्चर यूजिंग हेरोल्ड्स एग योक मीडिया. ये तीन आपके पहले पॉइंट्स आ जाएंगे, बाद में कुछ भी आप लिखते रहो. देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस किन से करेंगे? जो डिजीज डायरिया प्रोड्यूस करती है उन्हीं के अंदर हमें उन्हीं से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे. तो इसमें मोलिबिडिनम टॉक्सिसिटी, टार्ट की कंडीशन होती है, फीसिस विद बबल्स. तो मोलिबिडिनम टॉक्सिसिटी से साल्मोनेलोसिस में डायरिया होता है, कोक्सिडियोसिस में और पैरासिटिक एंटराइटिस. तो साल्मोनेलोसिस तो याद रह जाएगा, कोक्सिडियोसिस, मोलिबिडिनम टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें आप याद रखोगे. Then treatment prospects for suitable treatment in Mycobacterium paratuberculosis infections are not good due to advanced stage of clinical disease. या आप सिंपली लिख दो not advisable. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद वैक्सीनेशन या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में एक चीज हमें पता है कि जो फीसिस है उसी से ट्रांसमिशन हो रहा है. सो हम क्या करेंगे? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनिमल डंग, बिकॉज दिस इज मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. वैक्सीन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि जेडी में किस टाइप की वैक्सीन हम यूज करते हैं. तो एक वेलिस वैक्सीन बोलते हैं, एक सिगर्डसन्स वैक्सीन बोलते हैं. नाम नाम आप याद रख लो, वेले, सिगर्डसन, बस इतना ही. बस ये लिख देंगे, वेले सिगर्डसन वैक्सीन इन काप्स. दूसरा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनिमल डंग. कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फीड बाय फीसिस मस्ट बी प्रिवेंटेड. तो ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है. और वो बाकी जो हमने उसमें टीवी में लिखी थी वो सारी चीजें यहाँ भी लिखेंगे कि ऑल द न्यूली परचेज्ड एनिमल शुड बी टेस्टेड बिफोर अलाउइंग देम टू मिक्स विद अदर एनिमल्स. एट 6 months आप टेस्ट करोगे. ऑल द एनिमल्स ऑफ एरिया शुड बी टेस्टेड बाय फीकल कल्चर मेथड वंस इन 6 months, या आप जोनिन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं. और इसके बाद वही लिखोगे कि पॉजिटिव्स या रिएक्टर्स या पॉजिटिव एनिमल शुड बी सेग्रीगेटेड एंड डिस्पोज्ड. ठीक है, ये है जोनेस डिजीज. इंपॉर्टेंट है ये भी पार्ट. ट्यूबरकुलोसिस और जेडी ऐसे हैं कि अगर ये आ जाते हैं तो आपको कंटेंट की कमी पड़ जाती है. पिक्चर तो क्लियर रहती है कि जेडी के अंदर कोरुगेशन हमें पता है, डायरिया मिलेगा, लेकिन उसमें एक पेज भी नहीं भर पाता है हमारे पास. तो इसके लिए हमें एडिशनली
मतलब आपका प्रॉपर जितना कंटेंट हो कवर हो, वो सारी की सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब आप में से कौन इसके बारे में बताएगा, हमें रिवाइज करवाएगा? मैं नाम लूं किसी का, या आप अपने आप इंटरेस्टेड हो कोई? बता कोई देंगे। एक, जिसको अच्छे से चीजें समझ में आई। बता देंगे सर। हाँ बताओ सर। सर एक तो इसके अगर इंट्रोडक्शन है तो क्रोनिक कंटेजियस क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस, हाँ क्रोनिक कंटेजियस ग्रैनुलोमेटस एंटराइटिस इन ruminants, basically cattle, कैटल मेनली। cattle ठीक and है। sheep, शीप। characterized by diarrhea, uh, डायरिया। lead to progressive emaciation, इमेसिएशन। weight loss, debilitation and death. डेथ होगी, ठीक है। इटियोलॉजी के अंदर। Mycobacterium avium, subspecies Paratuberculosis, MAP, मैप, दिस इज ग्राम ग्राम पॉजिटिव पॉजिटिव एंड एसिड फास्टेनिंग है। एस्पेस। दो स्ट्रेन है, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 शिप के लिए, टाइप 2 कैटल। ठीक है। एपिडेमोलॉजी एपिडेमियोलॉजी आ जाती है हमारे वर्ल्ड पास। वाइड है कैटल शिप में, और हम्म, हाईली यील्डिंग एनिमल जो है वो ज़्यादा ससेप्टिबल है। ठीक है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से तो इन्फेक्शन तो यंग एनिमल में कैरी कर रहा है, 1 मंथ ओल्ड कैटल में हम्म। कैरी करता है, लेकिन हम्म। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 2 साल के बाद आ रही है। बाद आएंगे, बिल्कुल। ट्रांसमिशन इंजेक्शन से होगा, मतलब फिको ओरल रूट का मेन है। ठीक है, फीकोल अदरवाइज रूट से। मिल्क से भी होता है और इंट्रायूट्राइन से भी हो रहा है। इंट्रायूट्राइन हो। पैथोजेनेसिस, हम्म। पैथोजेनेसिस में इंजेक्शन है। इंजेक्शन के हम्म। बाद लोकलाइजेशन ऑफ पेयर पैचेस में हो जाएगा, वो भी लोअर यस। स्मॉल इंटेस्टाइन की। हम्म। और इन मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा लार्ज नंबर में, और हम्म। इनफिल्ट्रेट करेगा सब म्यूकोजा, और सब में पता। जिससे माल एब्जॉर्प्शन होगा, डायरिया होगा, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, हाइपोप्रोटीनीमिया और एडिमा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी आइसबर्ग मॉडल समझा देंगे सर, कि हम्म। अनइन्फेक्टेड एनिमल स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। स्टेज ठीक 1 है। में कोई शेडिंग नहीं होगी, 5 से 10 हम्म। एनिमल होंगे। एनिमल्स अफेक्टेड हैं। और टाइप 2 में शेडिंग होगी, बट कम होगा, 3 से 8 तक हो। और सेम ठीक फिर है। थर्ड में हाई नंबर रहेगा शेड का, 2 से 4। और फोर्थ में ज़्यादा होगा, मतलब शेडिंग, और लेकिन 1 to 2 ही वन होगी। टू टू एनिमल्स हाँ, लेट एडवांस। क्लिनिकल डिजीज होगी। हम्म। क्लिनिकल साइन जो है 2 से 6 ईयर की एज में होगा इसमें। हम्म। और प्रोफ्यूज डायरिया होगा, क्लिनिकल फाइंडिंग में इमेसिएशन होगा, रफ हेयर कोट होगा। हम्म। डायरिया में यूजली ब्लड और म्यूकस नहीं होगा। नहीं मिलेगा। सब म्यूकसल, सब मंडिबुलर एडिमा रहेगा। हम्म। मिल्क यील्ड कम हो जाएगी सर। मिल- शेप और गोट में डायरिया के साथ, डायरिया तो नहीं होगा बट सॉफ्ट फीसिस होगा। हाँ, सौ पीसेस। वहां पे शेडिंग ऑफ वूल देखने को मिलेगा। शेडिंग ऑफ नेक्रोप्सी में एमेसिएटेड कार्कस है। हम्म। कैरेक्टरिस्टिक में कोरोगेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बेसिकली इलियोसिकल वॉल है, थिकनिंग हम्म। होगी, और इलियोसिकल लिम्फ नोड इनलार्ज रहेंगे, और बाकी डिपेंडेंट हम्म। पार्ट में एडिमा रहेगा। एडिमा होगा। देन डिफरेंशियल, जहां जहां पे भी डायरिया हमें देखने को मिलेगा, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाएगी। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट नॉट एडवाइजर। डायग्नोसिस जेड एंड स्टेन से स्टेनिंग कर देंगे। कल्चर हेल्थरोड एग योक मीडिया होगा। और हम्म। जो हार्ड स्क्रीनिंग है वो सीड है सर, और न कि पी बाकी पीसीआर सीएफटी एजीआई के ये लिए। सारी चीजें आप मेंशन करोगे। वेरी गुड डॉक्टर साहब, वेरी गुड। अब आई थिंक आप आज जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इस डिजीज को पढ़ने में, क्योंकि लगभग लगभग पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर है। थोड़ा प्रिवेंशन कंट्रोल में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनिमल डंग, कंटेमिनेशन को रोकना है, और 2 टाइप की वैक्सीन हमें यूज करनी है, वेलिस सिगर्सन, जहां जहां पे भी केसेस ज्यादा है, और नया एनिमल कोई आता है तो उससे पहले उसका टेस्ट होना चाहिए, और एवरी 6 मंथ्स टेस्टिंग ऑफ एनिमल्स होनी चाहिए बाय फीकल कल्चर मेथड और जोनिंग टेस्ट। किसी और को कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर डिजीज में, या कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ पाया हो? आई थिंक क्लियर है हम। यस। यस डॉक्टर साहब। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है वो लेप्टोस्पायरोसिस है डिजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल डिजीज। और
मल्टीपल स्पीसीज के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। एक दो इसके सिनोनिम्स जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, स्टूटगार्ट डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। देन जूनोटिक डिजीज है। सो जो वाटर लॉगिंग कंडीशन जहां पे होती है वहां पे डिजीज ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है, और जब यूरिन के अंदर बैक्टीरिया आता है, मेंशन डाइसेंट्री इन जेडी नहीं करेंगे मेंशन, क्योंकि जो फीसिस है उनके अंदर ब्लड म्यूकस और एपिथेलियल डेब्रिस नहीं आता, इसलिए डाइसेंट्री नहीं है। आपको कंफ्यूजन शायद इस नाम से हो सकता है जो सिनोनिम के अंदर मेंशन है, क्रोनिक बेसिली डायसेंट्री। तो ये हो सकता है, वैसे कई बार मिसनोमर्स हो जाते हैं नाम। आप क्रोनिक बेसिलरी डायरिया कर सकते हो, या छोड़ो इसको सिंपल पैराट्यूबरकुलोसिस या जोनिस डिजीज। क्रोनिक बेसिलरी डायरिया होगा ये, डाइसेंट्री नहीं होगा। किसी ने लिख दिया होगा शुरू में नाम, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, लेकिन डाइसेंट्री नहीं होगी, सिर्फ डायरिया होगा। वाटरी शूटिंग टाइप भी बोलते हैं। यस, क्लियर। सो एक लेप्टोस्पायरा के ओवरव्यू हम ले लेते हैं, क्या होगा। वेल्स डिजीज, इन्फेक्शियस जॉन्डिस। अगर सिनोनिम्स देखो तो आधी चीजें यहीं से क्लियर हो रही हैं कि इसके अंदर जॉन्डिस की कंडीशन होगी। कैनाइन टाइफस, स्टुटगार्ट, शुगर केन वर्कर डिजीज, राइस फील्ड्स वर्कर डिजीज में कहा थे हम कि जो यूरिन है उसके अंदर बैक्टीरिया सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं लेप्टोस्पाइरूरिया। रोडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके ट्रांसमिशन में, और अगर आपने कभी केस देखा होगा स्पेशली कैनाइंस के अंदर, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिनूरिया होता है। सो हीमोग्लोबिनूरिया आया तो हमें ये पता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब हमारा पीपीएच से हो जाएगा, बबेशियोसिस से हो जाएगा, और एक बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया जो क्लोस्ट्रिडियम हेमोलिटिकम से। और अबॉर्शंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मेस्टाइटिस, मतलब जहां जहां पे भी बॉडी के अंदर कोई भी पॉसिबल हो सकती है चीज, सारी चीज लेप्टोस्पायरा करेगा। सो डिजीज, मतलब इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं हमारे पास, सीरोटाइप्स बहुत एक्सेसिव अमाउंट है, लगभग 200 से ऊपर हो जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप की डिजीज कोज करते हैं वो, जैसे एक्यूट डिजीज भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, या क्लिनिकली इनएपरेंट भी हो सकती है। कंटेजियस से स्प्रेड करेगी डोमेस्टिक एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की, एज वेल एज मैन। क्या चीजें मिलेंगी, फीवर, अनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया, इक्ट्रस एंड अबॉर्शन। मेजर जूनोटिक डिजीज, चाहो इसको यहीं इंक्लूड कर लेना कहीं पे, एक्यूट, क्रोनिक और क्लिनिकली इनएपरेंट कंटेजियस जूनोटिक डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये मेंशन करेंगे। सो एक पॉइंट तो हमारा स्टार्टिंग यहीं से होगी कि एक एक्यूट, क्रोनिक और क्लिनिकली इनएपरेंट तीनों फॉर्म अवेलेबल है। कंटेजियस डिजीज है, वाइल्ड एनिमल्स, या इसी में जूनोटिक भी आ जाएगा, अफेक्टिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज मैन, कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, अनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया, इक्ट्रस एंड अबॉर्शन। ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। देन जो cause of disease है, that is leptospira interrogans। सो जो लेप्टोस्पायरा है उनको दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया, कई जगह तीन भी मिलेगा, लेकिन ये क्लासिफिकेशन इजी है हमारे लिए कि इंटेरोगेंस जो है दैट इज पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक, और बाइफ्लेक्सा जो है वो सेप्रोफाइटिक एंड नॉन पैथोजेनिक। तो लेप्टोस्पायरा जो होते हैं दे आर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, फ्लेक्सिबल है, मोटाइल है, और लेप्टोस्पायरा के अंदर डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इनको विजुअलाइज हम कैसे कर सकते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक्स। अब सिंपली यूरिन को जब हम डार्क फील्ड से या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो वहां पे लेप्टोस्पायरा विजिबल, लेकिन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से दे आर नॉट विजिबल। तो ईटियोलॉजी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे दिस इज कोज्ड बाय इंटेरोगेंस। लेप्टोस्पायरा को क्लासिफाई कर देंगे फिर दो में, इंटेरोगेंस पैरासिटिक पैथोजेनिक है, और बाइफ्लेक्सा जो है दैट इज सेप्रोफाइटिक एंड नॉन पैथोजेनिक। They are best viewed by dark field microscopy and silver impregnation, not visible by ordinary microscope। एपिडेमिया में वर्ल्ड वाइड डिवेलेंट है। इसकी एपिडेमियोलॉजी में, क्योंकि
वाटर से ट्रांसमिट होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप मेंशन करोगे। वर्ल्ड वाइड प्रिवलेंस ये कोई बात नहीं है, लिखेंगे हम अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इनएपरेंट इन्फेक्शंस और वेरिड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। या तो इनएपरेंट होंगे या एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, किसी भी टाइप की डिजीज हो सकती है। अफेक्ट ऑल डोमेस्टिक एनिमल, पेट्स, almost all of the species commonly kept in zoological gardens, laboratory animals, wild animals, particularly rodents. So broad host range हम लिखेंगे affecting, या simply आप लिख सकते हो affect all most of the domestic animals as well as wild animals and laboratory. So rodents, they act as carrier of disease. अब ये जो 2 पॉइंट्स लास्ट में हमने मेंशन किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करने हैं कि लेप्टोस्पायरा कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स इन डैम्प सोयल एंड स्टैग्नेंट वाटर, स्पेशली those soil which is rich in organic matter and slightly alkaline pH. ये मेंशन करना है आपको वर्ड कि लेप्टोस्पायरा कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स इन डैम्प soil with slightly alkaline pH and stagnant water bodies. सो जहां जहां पे भी रेनफॉल ज्यादा होगी और स्टैग्नेंट वाटर होगा, वहां पे इस डिजीज की अकरेंस हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है, यूरिन कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में मिलती है, और वहां पे लेप्टोस्पायरा जो होता है वो फिर अपनी एंट्री कर देता है एनिमल के अंदर। या शुगर केन वर्कर्स जो है, उनको शुगर केन कटिंग में जब थोड़ा बहुत कट लग गया, उस वुंड से एंट्री कर जाएगा। या राइस वर्कर्स हैं जिनके पैर डूबे रहते हैं, तो वहां पे भी इसकी जो एंट्री है वो हो जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? थ्रू कॉन्टेक्ट विद कंटेमिनेटेड सराउंडिंग्स बाय यूरिन, infected uterine discharges, aborted fetus and other infected or carrier animals. Ingestion of contaminated feed and water, transplacental venereal transmission or cows में through milk of infected dam. So दो मेजर रूट बनते हैं, एक बनता है इंजेशन, दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ स्किन और म्यूकोजा। इसीलिए इसको जो नाम दिया गया वो ये नाम दिए गए हैं राइस वर्कर्स डिजीज। ये है जोनोटिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वहां ऑक्यूपेशनल जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे वहां नाम आ जाएगा राइस फील्ड वर्कर डिजीज, ये वाटर लॉगिंग कंडीशन है वहां पे। सिमिलरली शुगर केन वर्कर डिजीज, उनके अंदर ये चांसेस हैं। वेल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, इन्फेक्शियस जॉन्डिस और स्टुटगार्ट डिजीज। सो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू कॉन्टेक्ट विद कंटेमिनेटेड सराउंडिंग्स बाय यूरिन मेनली। उसके अलावा इन्फेक्टेड एनिमल्स के जो भी यूट्राइन डिस्चार्ज है या अबॉर्टेड फीटस है उनसे। इंजेक्शन ट्रांसप्लेसेंटल विनीरियल ट्रांसमिशन है, काफ्स को मिल्क से ट्रांसमिशन हो सकता है। देन इसकी जो पैथोजेनेसिस आप इसी वे में प्रेजेंट करोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेनिट्रेशन ऑफ स्किन ऑफ और म्यूकोजा, या साइड में लिख सकते हैं और बाय इंजेक्शन, माइग्रेट टू द ब्लड, मल्टीप्लाई इन लिवर। सेप्टिसीमिया होगा। अब वो सेप्टिसीमिया क्या क्या कोज करेगा? अगर ये किडनीज के अंदर चले गए तो वहां पे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, हीमोग्लोबिनूरिक नेक्रोसिस और लेप्टोस्पाइरूरिया। ये क्या हुआ? यूरिया मतलब कोई भी चीज यूरिन के अंदर जो हुई वो यूरिया, कोई ब्लड में है तो वो ईमिया। अबॉर्शन होंगे, एक्सटेंसिव इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस जिससे हीमोग्लोबिनूरिया होगा, और एनसेफलाइटिस हमें देखने को मिलेगी शीप एंड गोट्स में मेनली। इंपॉर्टेंट है पैथोजेनेसिस कि पहले हमने एंट्री करवा दी थ्रू स्किन और म्यूकोजा या इंजेक्शन से, फिर डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगा, वहां पे लिवर के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और लिवर से फिर दोबारा ब्लड के अंदर आएगा, सेप्टिसिमिक कंडीशन प्रोड्यूस करेगा। तो आपने जो जो चीजें ध्यान रखी हैं वो याद रखो आप यहाँ पे कि इसके अंदर रीनल फेलियर मिलता है लेप्टोस्पायरा में, तो ये ब्लड से किडनीज के अंदर जाएगा जहां पे नेफ्राइटिस कोज करेगा और नेक्रोसिस कोज करेगा, जिससे लेप्टोस्पाइरुला होगा। जेनेटिक ऑर्गन्स में, जेनाइटल ऑर्गन्स में जाएगा तो अबॉर्शन होगा। ब्लड के अंदर हिमोलिसिस कोज करेगा, उस हिमोलिसिस से हीमोग्लोबिनूरिया होगा, और ब्रेन के अंदर जब गया तो एनसेफेलाइटिस। एक थोड़ा सा इसमें आप और साइड बाय साइड लिख सकते हो, लिवर के अंदर वहां पे जॉन्डिस।
सो इस वे में जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं उन सबको अफेक्ट किया है लेप्टोस्पायरा ने, लिवर, किडनी, ब्रेन, जेनाइटल ऑर्गन्स और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। कंप्लीट पैथोजेनेसिस है, इसे बेटर प्रेजेंटेशन मुश्किल है मिलना कि जहां पे हमने सारी लगभग चीजें सम अप कर दी हैं एक छोटे से पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सेप्टिसीमिया करके आप इस वे में ऑर्गन्स बना सकते हो, जैसे किडनी, जेनाइटल ऑर्गन्स, देन ब्रेन, देन ब्लड और एक लिवर। 5 साइड आपका ये फ्लो चार्ट बन जाएगा। सो किडनीज के नीचे आप लिखोगे नेफ्राइटिस एंड नेक्रोसिस, लेप्टोस्पाइरोरिया, जेनाइटल ऑर्गन्स में अबॉर्शन, ब्रेन में एंसेफेलाइटिस स्पेशली इन शीप एंड गोट्स, ब्लड के अंदर हिमोलिसिस, हीमोग्लोबिनुरिया, लिवर के अंदर जॉन्डिस प्रोड्यूस करेगा। देन कैटल के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। अब हमने देखा कि मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है और डिफरेंट हमें इसकी फॉर्म्स देखने को मिलती है। सो हर पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिजीज या कुछ सिंड्रोम या सिम्टम ये प्रोड्यूस करता है लेप्टोस्पायरा। जैसे एक्यूट फॉर्म हुई तो एक्यूट फॉर्म में सडन ऑनसेट है, फीवर हमें मिलेगा। अब कल फीवर वाली वही बातें आपको लिखनी है, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होंगी। अनीमिया, जोंडिस, हीमोग्लोबिनुरिया, अबॉर्शन यूजुअली लेट इन प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन होने के 3 से 12 हफ्ते बाद। सब एक्यूट फॉर्म में आप लिखोगे सिंपली मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ड्यू टू मेस्टाइटिस रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड मिल्क यील्ड, थिक फ्लेकिंग, येलो टू ब्लड कलरेशन ऑफ मिल्क, ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन आप सिंपली ये लिखोगे मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम, ये भी ठीक है हमारे। क्रोनिक फॉर्म में अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, वीक काफ्स, रिटेन्ड प्लेसेंटा। आप अगर इस फॉर्म में याद रख सकते हो इस फॉर्म में, अदरवाइज आप सिंपली कैटल के आगे ये साइंस लिख दोगे, फीवर, एनोरेक्सिया, हीमोग्लोबिनुरिया, जोंडिस, अबॉर्शन, मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम, देन मेस्टाइटिस लिख देंगे और रिटेन्ड प्लेसेंटा, वीक काफ्स। ये फॉर्म भी इतनी ही इक्वली एफिशिएंट है। आप चाहो डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो सिंपल क्लिनिकल फाइंडिंग्स को पॉइंट वाइज फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। दोनों में एक जैसी बात है। स्वाइन में माइल्ड और इनएपरेंट साइंस ज्यादा या फॉर्म देखने को मिलती है। कुछ सेलेक्टेड से पिग अफेक्टेड होते हैं, एनोरेक्सिया, पायरेक्सिया, डायरिया, और लेट प्रेगनेंसी में है तो वीक पिगलेट्स दैट फेल टू सर्वाइव, अबॉर्शन। सो अगर मुझे लिखना है सिंपली तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्वाइन माइल्ड और इनएपरेंट इन्फेक्शंस, सम एनिमल शो एनोरेक्सिया, फीवर, देन अबॉर्शंस। बस ये 2 पॉइंट लिखेंगे और ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैटल के अंदर मेन है, हॉर्स के अंदर मेन है, डॉग्स के अंदर मेन है, स्वाइन में इतना मेन नहीं है। डॉग्स में द एक्यूट फॉर्म ऑफ डिजीज इज नोन एज स्टुटगार्ट डिजीज। मेजोरिटी जो है, अगर आप वो वैक्सीन देखोगे DHPPIL, तो उसमें लेप्टोस्पायरा, इक्ट्रोहिमेरेजिका और कैनिकोला, इनके वो पोमोना भी मिलता है, कई सारे हैं उसके अंदर। आई थिंक 5 स्ट्रेन आने लगे अब तो, या ज्यादा भी हो सकते हैं। जब हम यूज करते, जब 5 आते थे, तो उसमें मेन जो है वो इक्ट्रोहेमेरेजिका और कैनिकोला सीरोटाइप्स, इनसे मेजरली जो डिजीज है वो प्रोड्यूस होती है। अब डॉग्स के अंदर आप हर ऑर्गन को फेल करवा दो और उसके क्लिनिकल साइंस यहाँ लिख दो। पहले किडनी पे जाते हैं तो नेफ्राइटिस होगी, रीनल फेलियर होगा, रीनल फेलियर होगा तो यूरीमिया होता है, यूरीमिया से वोमिशन देखने को मिलेगी, और वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, कोलैप्स, नेक्रोसिस, स्लफिंग ऑफ बक्कल म्यूकोजा एंड टंग, नेफ्राइटिस, ओकेजनल पैसेज ऑफ ब्लड स्टेन्ड फीसेस एंड हाई मोर्टेलिटी। ये जितने भी साइंस आप देख रहे हो, ये रीनल फेलियर से आप मान सकते हो कि अगर आपने क्रोनिक रीनल फेलियर का कोई केस देखा है जिसके अंदर यूरेमिक कंडीशन है, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, तो वहां पे वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होगी, वोमिटिंग होगी, तो देन उसके मुंह से अजीब सी स्मेल और उसके म्यूकोजा, म्यूकोजल अल्सर, स्लफिंग ऑफ बकल म्यूकोजा उनके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये सारे टाइम साइंस आपने किडनी फेलियर से रिलेटेड लिख दिए। देन
जॉन्डिस, अनीमिया, होल ब्रेथ, अल्सरेटेड गम्स, फीवर, डिप्रेशन, डीप sunken eyes, एनोरेक्सिया, मसल टेंडरनेस, वॉमिटिंग, इंटरसेप्शन, ये सारी कंडीशंस होंगी। आप चाहो इसके अंदर अबॉर्शन भी लिख सकते हो, लेकिन मेनली जो है वो ये लिवर और किडनी से रिलेटेड आपको चीजें लिखनी है। एडिशनली जो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है या डिहाइड्रेशन है, एनोरेक्सिया है, ये इन जनरल है, ये तो सारे साइंस और किसी। ठीक है, सो डॉग्स के अंदर इंपॉर्टेंट है डिजीज, फोकस करोगे आप इसके ऊपर। देन हॉर्सेस के अंदर एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, आपके आंसर में चाहे और कुछ होना हो, रिकरेंट इरिडोसाइक्लाइटिस, जिसको पीरियोडिक ऑप्थेल्मिया या मून ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको। ये तीन चीजें आप कोर्स के आगे लिख दोगे तो शायद आगे आपका आंसर चेक ना हो, एटलीस्ट हॉर्स के केस में। सो रिकरेंट इरिडोसाइक्लाइटिस स्लैश पीरियोडिक ऑप्थेल्मिया या मून ब्लाइंडनेस, और अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस जो होती है वो हमने बता दी, माइल्ड या सब एक्यूट फॉर्म में इक्ट्रस, हीमोग्लोबिनूरिया, अबॉर्शन। देखो ये तो चीजें हर स्पीसीज के अंदर चल रही हैं। इक्ट्रस, पिग को छोड़ देते हैं, इक्ट्रस, हीमोग्लोबिनूरिया, अबॉर्शन। लेकिन सेलेक्टिवली अगर देखेंगे तो जैसे कैटल में हमने डिस्कस किया मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम है, डॉग्स के अंदर वोमिटिंग या रीनल फेलियर और लीवर फेलियर जैसे हिपेटिक फेलियर जैसे साइंस आएंगे। हॉर्स के अंदर पीरियोडिक एप्थेल्मिया या रिकरेंट इरिडोसाइक्लाइटिस फॉलोड बाय मून ब्लाइंडनेस, ये हुआ। देन शीप के अंदर अबॉर्शन होगा। उसके अलावा हमने एनसेफलाइटिस बोला था, इसलिए नर्वस साइंस भी हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी और सारी चीजें वही हैं, फीवर, डिस्निया, जोंडिस, हिमेचूरिया, सडन डेथ। गोट्स के केस में may remain symptomless but shed leptospires in urine for short periods, may develop jaundice, hemoglobinuria, abortions. So अगर इन एनिमल्स आए तो फिर सारा हमें मेंशन करना है। किसी एक स्पीसीज से रिलेटेड आए, सपोज कैटल से रिलेटेड आ रहा है तो कैटल से रिलेटेड साइंस हम मेंशन करेंगे। अगर सारे एनिमल से रिलेटेड है तो फिर उसमें मेन जो साइंस है उनको आप स्पेशल उनके ऊपर फोकस करोगे, जिसमें जो मैंने हाईलाइट करके बताया आपको, रिकरेंट इरिडोसाइक्लाइटिस या पीरियोडिक ऑप्थेल्मिया या मून ब्लाइंडनेस। ये भी एमसीक्यू है, पीवाई की किसी स्टेट में पूछा हुआ है। मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम हॉर्स डॉग्स के केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो वहां पे इक्टेरोहेमेरेजिका और कैनिकोला हम यूज करेंगे। देन वोमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, नेक्रोसिस, ये जो रीनल साइंस है, और इक्ट्रस अनीमिया, ये हम हर डिजीज के अंदर लिखेंगे। अब इन्हीं के बेसिस पे आपको नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स लिखनी है कि कैटल है वहां पे इक्ट्रस है, वाइड स्प्रेड हेमरेजिक स्पॉट्स बिलो म्यूकस सीरस मेम्ब्रेन्स, जनरल चेंजेस, ग्रोथ चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन लिवर, किडनी, यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड्स। शीप गोट के अंदर एनसेफलाइटिस का डिस्कस किया था हमने, तो वहां पे हेमरेजिक चेंजेस प्रेजेंट इन मेनिंजेस एंड ब्रेन टिश्यू। हॉर्स में ओक्यूलर लीजन्स मेन थे, तो वहां पे कंजक्टिवाइटिस, किरेटाइटिस, इरिडोसाइक्लाइटिस। डॉग्स में मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट था, तो अल्सरेशन ऑफ बकल म्यूकोजा, नेक्रोटिक चेंजेस इन जीआईटी, फैटी डिजेनरेशन ऑफ लिवर, किडनी शो हेमरेजिक एंड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन। सो जैसे जैसे क्लिनिकल साइंस है आपको बस उनको पैथोलॉजिकल टर्म में नीचे लिखना है एज पर स्पीसीज। यहाँ चेंजेस हमें इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में मिलेंगे, हेमरेजेस मिलेंगे देखने को। शीप एंड गोट में हेमरेजिक चेंजेस। बाकी आप एक और लिख सकते हो कि कार्कस जो होगा वो इनमें भी इमेसिएटेड सा ही होगा, या इक्ट्रस उसके अंदर मिलेगी, येलोनेस देखने को मिलेगी। देन बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस लेप्टोस्पायरोसिस की, तो उसमें जो मैट है, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज। या आप सिंपल लिखोगे मैट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर लेप्टोस्पायरोसिस, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। A titer of 1:100 or above indicates infection. देन शुरू में हमने डिस्कस किया था कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के नीचे ये विजिबल है, तो
demonstration of leptospires in urine or tissues is helpful in using by dark field microscopy. बाकी ये स्टेनिंग भी आप लिखोगे, एक दो नाम, ये लीवादिति इजी है, फोंटाना इजी है, ये दो नाम याद रख लो, लीवादिति, फोंटाना, सिल्वर स्टेनिंग ऑफ टिश्यूज. Then confirmation by culture and isolation of organism from urine or tissue of infected animals. और उस केस में जो मीडिया हम यूज करेंगे वो फ्लेचर्स मीडिया यूज करेंगे या स्टुअर्ट्स मीडियम यूज करेंगे. फ्लेचर का नाम आपको आसानी से याद रह जाएगा तो आप फ्लेचर याद कर लो. बाकी फैट, पीसीआर, एलाइज. सो मैट गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ. उसके बाद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, लीवाडीटी और फोंटाना सिल्वर स्टेनिंग. देन कल्चर एंड आइसोलेशन यूजिंग फ्लेचर्स मीडिया. लास्ट में फैट, पीसीआर और एलाइजा. सो ये मैट है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, लीवाडीटी और फोंटाना, ये मेन है जो आपको हाईलाइट करने हैं, और फ्लेचर्स मीडिया, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने आपको जब बताया था, हीमोग्लोबिनूरिया होते ही जिन डिजीज के अंदर हीमोग्लोबिनूरिया है या फीवर वगैरह है उन सब के साथ आप कंपेयर कर दो इसको. ट्रीटमेंट, effort should be made to control the infection before irreparable damage to liver and kidneys. So drugs like streptomycin या penicillin can be used. Hemolytic anemia है तो blood transfusion is also recommended. Eye infection horses में है तो आप corticosteroid या atropine ointment यूज कर सकते हो. Important है that efforts जो हमें कंट्रोल करने हैं वो बिफोर इररिपेरेबल डैमेज टू लिवर एंड किडनीज. आपके पास आते होंगे ऐसे पेशेंट्स, कैनाइन स्पेशली, कि रीनल फेलियर, हिपेटिक फेलियर दोनों है, और विद इन 3 days उनके अंदर सिवियर रक्तस्राव ने सारा जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी जॉन्डिस होती जा रही है. वो जनरली केसेस उनके अंदर लेप्टोस्पायरोसिस मिलती है जहां कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन हिस्ट्री नहीं है. वो आप यहाँ मेंशन करोगे. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि रोडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए रोडेंट कंट्रोल मेजर्स यूज करेंगे. मिल्क पास्चराइज करके ड्रिंक करेंगे. कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे. फिलिंग ऑफ स्टैग्नेंट वाटर प्लेस विद सैंड. डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्रेमाइसेस विद सोडियम हाइपोक्लोराइड 1:4000. Isolation and identification of renal carriers for controlling infection. Dogs में स्पेशली killed vaccine of Leptospira canicola and ictrohemorrhagic. सो कुछ जनरल सी प्रिवेंशन कंट्रोल है, जैसे रोडेंट कंट्रोल है, पास्चराइजेशन है, फिलिंग ऑफ स्टैग्नेंट वाटर प्लेस है, डिसइंफेक्शन है, और आइसोलेशन है, या फिर ये वैक्सीनेशन का पार्ट है ये. तो ये लेप्टोस्पायरोसिस से है, इंपॉर्टेंट डिजीज है लेप्टोस्पायरा भी, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज है उनको अफेक्ट करती है. सो एक बार लिस्टीरियोसिस और कर लेते हैं, नहीं तो रिवीजन में शायद ये ना हो पाए, बाद में दोनों को एक साथ रिवाइज कर लेंगे. लिस्टीरियोसिस सर्कलिंग डिजीज भी इसको बोलते हैं. मेनिंजोएन्सेफलाइटिस साइलेज डिजीज, जो पुअर क्वालिटी साइलेज है जिसका पीएच मोर देन 5.5 है. तो ये आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे जब, आई थिंक आएगा ये, एक 3.8 से 4.2 का लेवल होता है, देन 4.2 से 4.5 है, कुछ 5. कौन सा इंडेक्स होता है साइलेज की क्वालिटी के लिए? कौन सा? फेलिक्स इंडेक्स. फेलिक्स इंडेक्स. फेलेज, हाँ प्लेग, जो भी आप इसको बोलो. सॉरी, आ गया प्लेग इंडेक्स. ये अभी न्यूट्रिशन पढ़ोगे जब हो जाएगा क्लियर आपको. सो वो बेसिकली पीएच और ब्यूटारिक एसिड की कंसंट्रेशन को बताता है. सो उस पर्टिकुलर साइलेज में अगर इसकी ग्रोथ, जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, तो इसलिए साइलेज डिजीज. मेनिंजियो एनसेफलाइटिस, तो मेनिंजिस और एनसेफलाइटिस मतलब ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, वो होगा. अब नर्वस साइंस आएंगे तो उसमें सर्कलिंग हमें देखने को मिलेगी. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज
infectious fatal disease of a wide range of animals and men characterized by encephalitis, abortion, endometritis and repeat breeding in farm animals. ये जब इंट्रोडक्शन है, ये जब आप इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ लोगे, जहां पे हम इनको बेसिकली 3 टाइप में क्लिनिकल साइंस को डिवाइड कर देते हैं, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। एक सेप्टिसिमिक फॉर्म है, एक अबॉर्टिव फॉर्म है, एक ये एवढे तो वो encephalitis form है. So this is caused by Listeria monocytogenes. This is gram-positive bacteria. Motile है, facultative anaerobic है, easily destroyed by disinfectants, but may survive in soil and silage having pH of more than 5.5. तो और कोई पॉइंट लिखो ना लिखो, आपको साइलेज से रिलेटेड पॉइंट जरूर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि साइलेज इट plays an important role in transmission of listeriosis. Then epidemiology and host affected. So worldwide in distribution, primarily a winter spring disease of feedlot or house ruminants. Incidence is high in animals fed with poor quality silage as it enhances multiplication of bacteria. इन एनिमल्स को भी हाउस रूमिनेंट्स, अगर वो ग्रेजिंग है तो अपनी मर्जी से खाएगा, हाउस में आप साइलेज का ज्यादा यूज करते हो, उन कंडीशंस में विंटर स्प्रिंग में जब थोड़ा सा कोल्ड होता है साइलेज या जो भी फोडर होता है, सो वो इन्फ्लेम कर देता है जीआईटी को या एबोमेजन को, वहां से इजी एंट्री हो सकती है बैक्टीरिया की. All affect domestic animals, especially ruminants, but can also occur in feral animals, game animals as well as poultry and birds. Feral animals क्या होते हैं? कभी सुना है आपने वर्ड फेरल, फिरल? बिना गूगल करे बताना. Animals like squirrel and all. Feral and oh. चलो गूगल करके बता दो. जो कोई स्पीसीज आपने डोमेस्टिकेट कर ली थी वो दोबारा वाइल्ड में चली जाए, उन एनिमल्स को फेरल एनिमल्स बोलते हैं. सबसे सिंपल डेफिनेशन. सो इट अफेक्ट्स डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली रूमिनेंट्स, बट फेरल गेम एनिमल्स में जैसे डियर है, रैबिट है, ये इस टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं. पोल्ट्री, बर्ड्स, जूनोटिक इन नेचर. एनसेफलाइटिस इज मोस्ट रेडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लिस्टीरियोसिस. उसके अलावा सेप्टिसिमिक और विसरल लिस्टीरियोसिस भी हमें मोस्ट कॉमन इन मोनोगैस्ट्रिक. सो रूमिनेंट्स की बात करें तो वहां पे एनसेफलाइटिस फॉर्म ज्यादा देखने को मिलेगी. मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में सेप्टिसिमिक या विसरल लिस्टीरियोसिस ज्यादा देखने को मिलेगी. सो एपिडेमियोलॉजी होस्ट रेंज में हमारे पास क्या आया? पहले हम लिखेंगे वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, मोर अकरेंस इन फीडलॉट या हाउस्ड रूमिनेंट्स, या हाई इंसिडेंसेस इन एनिमल्स फेड विद पुअर क्वालिटी साइलेज. देन होस्ट रेंज में स्पेशली रूमिनेंट्स, फेरल एनिमल्स, गेम एनिमल्स, पोल्ट्री, अदर बर्ड्स, मैन या जूनोटिक इन नेचर. देन आप लिखोगे रूमिनेंट्स के आगे लिखोगे एनसेफलाइटिस फॉर्म. मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स सेप्टिसिमिक. तो ये पिग्स, डॉग्स, कैट, ये लिखने के लिए है, इसका आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली यही लिखना है रूमिनेंट्स, एनसेफलाइटिस, मोनोगैस्ट्रिक, सेप्टिसिमिक. देन एंट्री के चांसेस क्या क्या है? The natural reservoir is soil and mammalian GI tract, both of which contaminate vegetation. Grazing animals, they ingest the organism and further contaminate vegetation and soil. Animal to animal transmission occurs via fecal oral route. Silage is considered as important spreader of disease. So ये मेन हमारे लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. इसमें इंजेक्शन भी हो सकता है, माइनर रूट से इनहेलेशन भी हो सकता है, लेकिन मेन जो होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन के आगे आप लिखोगे मेनली बाय इंजेक्शन. ठीक है, मे अकर बाय इनहेलेशन. देन सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे नेचुरल रिजर्वोयर इज सोइल एंड मैमेलियन जीआई ट्रैक्ट. डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाया फीकल ओरल रूट, एनिमल टू एनिमल लिखो आप, या डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाया फीकल ओरल रूट. और साइलेज इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्प्रेडर ऑफ डिजीज.
देन पैथोजेनेसिस, इसकी भी आपको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, इंजेक्शन और इनहेलेशन। अब इंजेक्शन हो गया, मान लो जीआई ट्रैक में चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, लिम्फ टिश्यू में, लिम्फ टिश्यू से कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर, ब्लड में गया तो क्या हो गया कंडीशन, बैक्टीरीमिया। अब यहां से बैक्टीरीमिया होने के बाद या तो ये सेप्टिसीमिया प्रोड्यूस करेगा या डिफरेंट टिश्यूज में जाके लोकलाइज हो जाएगा या डिफरेंट ऑर्गन्स में। सो ब्रेन के अंदर गया तो एनसेफलाइटिस या मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस, यूट्रस में गया तो मेट्राइटिस, अबॉर्शन, प्लेसेंटाइटिस, इंटेस्टाइन में गया तो आप एंट्राइटिस लिख सकते हो और फीकल एक्सक्रीशन, सेप्टिसीमिया हुआ तो नेक्रोसिस ऑफ विस्डम। सो ये इंपॉर्टेंट है लिस्टीरियोसिस की पैथोजेनेसिस, क्योंकि इसी के बेस पे आप सारी की सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स लिख सकते हो लिस्टीरिया के। एन्सेफलाइटिस हुई तो सर्कलिंग हम कह देंगे, नर्वस साइंस कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे, अबॉर्शंस देखने को मिलेगा, एंट्राइटिस हो सकता है वहां पे, विसरल ऑर्गन्स की नेक्रोसिस होगी तो उसकी वजह से रीनल फेलियर या एनोरेक्सिया, ये इस टाइप की कंडीशन होगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पैथोजेंस। इजी है, कोई खास बात नहीं, वही चीजें जो हम पहले याद करते आए हैं, 4 स्टेप तो वही है कि एंट्री हुई बॉडी में थ्रू इंजेक्शन इनहेलेशन, पेनिट्रेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ जीआईटी रेस्पिरेटरी, लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद ब्लड में चला गया, बैक्टीरीमिया हुआ, बैक्टीरीमिया होने के बाद सेप्टिसीमिया हो सकता है, या ब्रेन में जाएगा या जेनाइटल ऑर्गन्स में या इंटेस्टाइन में, जहां जहां जाएगा वैसे वैसे साइंस आपको उसके अंदर लिखने हैं। अच्छी पैथोजेनेसिस बनेगी आप इस वे में भी इसको प्रेजेंट करोगे तो क्लियर है, क्योंकि सब कुछ बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा है। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे जब आते हैं तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिजीज हमें या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती हैं, डिजीज विद एंसेफलाइटिस, डिजीज विद अबॉर्शन एंड डिजीज विद सेप्टिसीमिया। एंसेफलाइटिस मोस्ट कॉमन आउटकम इन एनिमल्स, कौन से एनिमल्स में, देखते कितना ध्यान से सुन रहे हो कैटल डॉक्टर। Ruminants. रोमिनेंट्स के अंदर। सो रूमिनेंट्स के अंदर हमें एंसेफलाइटिस देखने को मिलेगी। देन डलनेस, डिप्रेशन, राइज इन टेम्परेचर, ऑन प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज देयर इज यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस। ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आप इसको अंडरलाइन करोगे कि जब एंसेफलाइटिस होगी तो यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस मिलेगा वहां विद ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। देन सर्कलिंग मूवमेंट होगी, पैरालिसिस ऑफ फेरिंग्स एंड डेथ अकर्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। लगभग जहां पे भी नर्वस साइंस आपको मिलेंगे वहां पे चाहे टेटनस वगैरह हो, उनमें रेस्पिरेटरी फेलियर ही देखने को मिलता है, चाहे रेबीज। सो एंसेफलाइटिस मोस्ट कॉमन फॉर्म इन रूमिनेंट्स, डलनेस, डिप्रेशन, फीवर, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज पे यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, सर्कलिंग मूवमेंट, पैरालिसिस ऑफ फेरिंग्स एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। देन अबॉर्शन usually in last trimester without prior clinical signs, stillbirth, neonatal death, retention of placenta is very common। शीप एट ग्रोथ की बात करें तो यूजुअली 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऑनवर्ड्स हमें अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि अबॉर्टिव फॉर्म है उसके अंदर मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस के साइंस नहीं देखने को मिलते। आप, ये कोई खास बात नहीं है, चाहो लिख देना, अदरवाइज छोड़ भी सकते। मेन बात बस अबॉर्शन के अंदर हमें ये लिखनी है कि अबॉर्टिव जो फॉर्म है उसमें कैटल में अबॉर्शन लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, इन यूट्रो डेथ हो सकती है, आरओपी कॉमन कंडीशन होगी। शीप एंड गोट में 12th वीक ऑनवर्ड्स जो है अबॉर्शन देखने को मिलेंगे। देन सेप्टिसीमिया, acute septicemia is not common in adult ruminants but in newly born cows and lambs में सब, क्योंकि हमने बात किया था ये हमें मिलेंगे मोनोगैस्ट्रिक्स में, और इनकी भी रूमन वगैरह डेवलप नहीं है, वो मेजम से काम चलाते हैं, तो काफ्स या लैम्स के अंदर ये डिजीज हमें देखने को मिल सकती। सेप्टिसीमिया जब होगा तो डिप्रेशन, वीकनेस, इमेसिएशन, फीवर, डायरिया, कॉर्नियल ओबेसिटी,
डिस्निया, ओफिस्टोटोनस, निस्टागेमस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एंड डेथ अकर्स विद इन 12 आवर्स फॉलोइंग onset ऑफ डिजीज। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग, जो भी ऑर्गन है उसके हिसाब की कंडीशन हम लिख देते हैं। एनसेफलाइटिस हम लिखेंगे, प्लेसेंटाइटिस लिखेंगे, एंडोमेट्राइटिस लिखेंगे, नेक्रोटिक फोकाई ऑन विसरल ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, लंग, हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और है यहाँ पे पेरीवेस्कुलर कफिंग, ये एक पैथोलॉजिकल साइन जहाँ पे न्यूरॉन्स के जो सराउंडिंग एरियाज है वहां पे लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसको पेरीवेस्कुलर कफिंग पॉइंट। सो हम नेक्रोप्सी फाइंडिंग में पेरीवेस्कुलर कफिंग एंड एंसेफलाइटिस यहां से शुरुआत करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्लेसेंटाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, और सेप्टिसेमिक फॉर्म में नेक्रोटिक फोकाई ऑन वेरियस विसरल ऑर्गन्स। देन डायग्नोसिस आ जाती है तो नॉन स्पेसिफिक आप लिख सकते हो, जो भी मतलब आपने पढ़ा है अभी तक सारी चीजें। हिस्ट्री, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी में मोनोसाइट्स का है, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेलेक्टिव अगार मीडिया, बस यही है। एनिमल इनोकुलेशन, एलाइजा, सीएफटी, पीसीआर। तो इसकी डायग्नोसिस अगर आती है तो मतलब आपका जो मन करे वो आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं, जनरल डायग्नोसिस है। हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स लाइक यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, आपको याद रहे ये मेंशन कर सकते हो आप, मोनोसाइट्स ज्यादा होंगे। सेलेक्टिव अगार मीडिया, एक ये पॉइंट अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो कि जो आइसोलेशन होगा वो यूजिंग अगार मीडिया। अब जिन जिन फॉर्म में अबॉर्शंस होते हैं डिजीज में और नर्वस साइंस आते हैं उनसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हो आप। सो यहाँ पे मेनिंजोएन्सेफलाइटिस की फॉर्म में ज्यादा है, सो रेबीज, लेड पॉइजनिंग, नर्वस फॉर्म ऑफ किटोसिस। किस पर्टिकुलर केमिकल की वजह से ये नर्वस फॉर्म आती है? बताएगा कोई? कीटोन बॉडीज, चलो टाइम थोड़ा कम है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस या नर्वस साइंस इन कीटोसिस। ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं है, ट्रीटमेंट विद क्लोर टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, इनके साथ कर सकते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें क्या है, क्योंकि इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहा है, फीसिस के अंदर आ रहा है, तो लिटर्स एंड बेडिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल शुड बी केयरली डिस्पोज्ड ऑफ। प्रीमिसेस शुड बी थोरोली डिसइंफेक्टेड। आप साइलेज फीडिंग को अवॉइड करो जो एंजूटिक एरियाज है। तो अब यहाँ पे एंडेमिक ना लिख के हमने एंजूटिक लिख दिया है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन में बी एडेड इन फीड एज preventive measure. Then killed vaccines can be used in killed or live vaccines can be used in sheep. So पॉसिबिलिटी कम है 10 नंबर के हिसाब से पूछे जाने के लिस्टीरियोसिस में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो फिर भी हम फोकस करते, लेकिन सब्जेक्टिव में चांसेस कम है, पूछने को पूछा जा सकता है। अगर पूछे तो हमारा फोकस किन किन के ऊपर होगा? पहला, एक हम इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद इटियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर इसमें जो रोल ऑफ साइलेज है वो मेंशन हम करेंगे, किस एनिमल में क्या फॉर्म देखने को मिलेगी वो मेंशन करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जनरली जो है वो इंजेक्शन से ही है, इनहेलेशन से भी हो सकता है। साइलेज इंपॉर्टेंट है। रूट फीको ओरल होगा, और मेन जो फोकस रहेगा वो पैथोजेनेसिस के ऊपर रहेगा। तो इस डिजीज में अगर आती है ये लिस्टीरियोसिस, तो आपको पैथोजेनेसिस एज वेल एज क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ये आपके लगभग आंसर का 60% पार्ट होना चाहिए, ये स्कोर करवाएंगे मार्क्स कि पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है, उसी से मिलता जुलता क्लिनिकल फाइंडिंग्स। और डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में कुछ खास हमारे पास नहीं है, ना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में है इस डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, ये हुआ हमारा पार्ट रिलेटेड टू लिस्टीरियोसिस। ये हो जाएगा क्या, देखते हैं कितनी बड़ी। कोलिबैसिलोसिस,
तो 3 4 ये तो आई थिंक कवर नहीं हो पाएगा आज, टाइम कम है। चलो लेप्टोस्पायरा को ही रिवाइज कर लेते हैं। लिस्टीरिया तो हमने अभी कर ही लिया। लेप्टोस्पायरोसिस से थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट, एक इंडिविजुअल से ना बात करके जिनका नाम लेते रहे वो बताएं। अगर कपिल से शुरू करते हैं। लेप्टोस्पायरा के इंट्रोडक्शन में 2 कीवर्ड्स जो आप मेंशन करना चाहो। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो या आप चैट में लिखना चाहो चैट में लिख सकते हो। कपिल रिस्पॉन्ड नहीं। सुशील, आप कुछ ऐड करना चाहो लेप्टोस्पायरोसिस से? स्टुटगार्ट डिजीज बोलते हैं। और जो राइस गार्डियस वर्कर, हाँ ठीक सिनोनिम है। इसका राइस वर्कर हो गया, शुगर केन वर्कर्स होते हैं उनको हो जाता है, कट वगैरह लगते हैं तो उसके। ठीक है। और ये एक्यूट से क्रोनिक टाइप की डिजीज है, डोमेस्टिक एनिमल्स को, रुमिनेंट्स को अफेक्ट करती है। वाइल्ड ठीक है। एनिमल्स में भी देखने को मिलती है, ह्यूमन टू ह्यूमन हम्म। ट्रांसफर देख सकते हैं, एनिमल टू एनिमल ट्रांसफर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन हम्म, में मतलब मेन कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टराइज्ड बाय किस टाइप के साइंस हम मेंशन करेंगे? हाँ, डॉक्टर कपिल ने भी ठीक मेंशन किया। हीमोग्लोबिनेरिया मेनली देखने को मिलेगा इसमें। हीमोग्लोबिनूरिया मेनली देखने को मिलेगा। फीवर, फीवर आएगा। हम्म, और जॉन्डिस, इक्टरस। जॉन्डिस। ठीक है। देन इटियोलॉजी के ऊपर जब आते हैं तो डॉक्टर विक्रम पुनिया, आप बताओ इटियोलॉजी से रिलेटेड। कि इनको कैसे क्लासिफाई हमने किया? ईटियोलॉजी डॉक्टर साहब आपकी तो वॉइस ब्रेक हो रही करेगा है। सर इसे। हम्म। ओके, चलो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, हम रिवीजन कल देखेंगे इसको। लेप्टोस्पायरा को बेसिकली हमने शुरू में आपने ठीक बताया, सिनोनिम्स में हम जॉन्डिस, स्टुटगार्ट, राइस फील्ड, शुगर केन लिखेंगे। एक्यूट, क्रोनिक और क्लिनिकली इम्पोर्टेंट, ये चीज हमारे आंसर में होगी। डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स की, मैन की। फीवर, अनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया और जॉन्डिस, अबॉर्शन, ये मेजर साइंस है, ये मेंशन करेंगे हम। देन इटियोलॉजी में इंटेरोगेंस और बाइफ्लेक्सा। इंटेरोगेंस पैरासिटिक है, ये नॉन पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से या सिल्वर इम्प्रेगनेशन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिल्वर कौन सी थी? दो, एक लिवाडिटी हमने याद किया था, दूसरा फोंटाना, फोंटाना सिल्वर स्टेनिंग। होस्ट एपिडेमियोलॉजी वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंट है, किसी भी टाइप की अकरेंस हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इन एपरेंट टू वेरी क्लिनिकल। सब एनिमल्स को अफेक्ट करेगा, रोडेंट्स कैरियर होंगे। जहां पे स्टेगनेंट वाटर होगा और स्लाइटली एल्कलाइन सोइल होगी वहां पे ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन के। हाई इंसिडेंसेस रेनफॉल स्टेगनेंट वाटर में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो सराउंडिंग्स कंटेमिनेटेड विद यूरिन, उसके अलावा इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फीड इन वाटर। ट्रांसप्लेसेंटल वीनिरियल मिल्क से होगा, एंट्री के बाद ब्लड में जाएगा, सेप्टिसीमिया होगा। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में, अगर किडनी में गया तो वहां पे नेफ्राइटिस, नेक्रोसिस, लेप्टोस्पाइरूरिया। सेप्टिसीमिया से अबॉर्शन। अगर जेनाइटल ऑर्गन्स में गया, ब्रेन में गया, एंसेफेलाइटिस। ब्लड में हिमोलिसिस, हीमोग्लोबिनूरिया और लिवर में जॉन्डिस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, कैटल में हमने अबॉर्शंस दिखे थे, मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम, इक्टरस, हीमोग्लोबिनूरिया, अबॉर्शंस, ये लगभग हम हर डिजीज के अंदर हर स्पीसीज में लिखेंगे। अनीमिया, जॉन्डिस, हीमोग्लोबिनूरिया और अबॉर्शन। स्वाइन में कुछ खास नहीं था। डॉग्स में रिलेटेड टू रीनल फेलियर और हिपैटिक फेलियर हम लिखेंगे। स्टुटगार्ट बोलते हैं इक्टेरोहेमरेजिका और कैनिकोला, 2 सीरोटाइप्स होते हैं। हॉर्सेज में इरिडोसाइक्लाइटिस, पीरियोडिक ऑप्थेल्मिया और मून ब्लाइंडनेस, साथ में इक्ट्रस, हीमोग्लोबिनूरिया, ये भी देखने को मिल सकता है। शीप में अबॉर्शन, नर्वस साइंस मिलेंगे। गोट्स में इतना नहीं, आप छोड़ भी दो तो गोट को कोई मेजर नहीं। देन नेक्रोप्सिक फाइंडिंग्स में इक्ट्रस मिलेगा, हेमरेजेस मिलेंगी, चेंजेस मिलेंगे लिवर किडनी में। शीप एंड गोट में ब्रेन में मिलेंगे, हॉर्सेज में आईज के अंदर मिलेंगे, डॉग्स में बकल म्यूकोजा, किडनी के अंदर और लिवर के अंदर। मैट हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है।
और उसके अलावा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, सिल्वर स्टेनिंग और कल्चर यूजिंग फ्लेचर्स मीडिया, फैट पीसीआर एनालाइजर सब में आ जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जहां जहां पे भी हीमोग्लोबिनूरिया होगा, बबेशियोसिस, पीपीएच, बेस्लरी हीमोग्लोबिनूरिया, इनसे करेंगे। ट्रीटमेंट में ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि हम इरिपेरेबल डैमेज टू लिवर एंड किडनीज नहीं होता जब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, दिस कैन बी यूज्ड। हेमोलिटिक एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हॉर्सेज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करेंगे, एट्रोपिन। और प्रिवेंशन में रोडेंट्स को कंट्रोल करेंगे, पास्चुराइजेशन, स्टैग्नेंट वाटर प्लेस की फिलिंग, डिसइंफेक्शन यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड, और वैक्सीनेशन इन कैनाइन यूजिंग कैनिकोला एंड इक्टेरोहेमोरेजिक। सो ये इंपॉर्टेंट है डिजीज चार जो आज हमने कवर करी। इनमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो।